जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बढ़िया, बेहतरीन, शानदार, गजब, जिंदाबाद होंगे। और हमारी साथी जर्नी में हम हर रोज आगे बढ़ते जा रहे हैं और आज हम पहुंच चुके हैं आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 9 पर। एक बार थम्स अप करके मुझे बताएं कि भैया पिछले जो हमारे सेट हैं वो तैयार हैं। और अभी जब हमारे पास में एक तो कल, परसों और आपका नरसों, अगले 3 दिन होंगे आपके पास में, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। उम्मीद करूंगा उन 3 दिन में आप सारा का सारा रिवीजन कर लोगे। 3 डेज में थम्स अप कर लो जी भैया, जरूर कर लेंगे, क्योंकि बगैर रिवीजन के साथ ही जीएस स्ट्रांग नहीं हो सकती है। ये बात अपने दिमाग में सेट कर लो। दुनिया में जितने भी शॉर्टकट्स हैं, मेथड्स हैं, कुछ काम नहीं आएगा। आपके सिर्फ और सिर्फ काम आएगा कि आपने जो पढ़ा है उसको आप कितने अच्छे से, कितनी तन्मयता, कितनी एकाग्रता के साथ में आप उसको रिवाइज करते हैं। सिर्फ ये काम करेगा, बाकी सब चीज़ें आपका, आप ये समझ सकते हैं, उनका वो बेमानी होंगी, उनका कोई अर्थ नहीं होगा। तो पहले क्रिकेटर अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? वो सलीम दुर्रानी है। कौन है? सलीम दुर्रानी साहब को मिला था सबसे पहला अर्जुन अवार्ड, जो 1961 में 20 खिलाड़ियों को मिला, उनमें से एक ये थे। अंतर्राष्ट्रीय हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? जो हीमोफीलिया डे है वो आपका 17 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 60 में है। और नेशन इन मेकिंग, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बुक है। किसकी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बुक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की। और जीवीए क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है। आप एनवीए बताओ मुझे। एनवीए, जीवीए और एनवीए क्या होता है? नेट वैल्यू एडेड होता है, नॉट नेट वैल्यू एडेड होता है। ठीक है, तो शुरू करें एक बार। 4 सही हैं। नीतीश की दुनिया कह रहे हैं, एकदम से ठीक है। नीतीश की दुनिया मैंने आपको अभी भी देखा था, 1 बजे भी आप क्लास में थे। सागर सिंह, सनत कुमार, प्रतिभा कुमारी कुशवाहा, प्रतिभा का कुछ और लिखा हुआ है शादी, प्रिंस त्रिवेदी, अनीस यादव, के 5 स्कोर, प्रिंसी 5, असलम RWA 4 है, भक्ति कल्चर 4 हैं, सोल्जर चंदन 4 हैं आपका, और AF वीरपाल भाई 5 पर हैं आपका, साबिर खान 4 पर हैं। सारे साथियों का बहुत सारा स्वागत है, बहुत सारा स्वागत है। अंकुश प्रजापति, 6 अप्रैल का अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस होगा। तो शुरू करें आज की क्लास को। यू आर रेडी? यू आर रेडी? सारे सितारे कहें जी भैया, सारी सितारी भी कह दें, सारे सितारे बताएं जी। ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? ठुमरी कहाँ पर होता है? ठुमरी म्यूजिक। तो ठुमरी म्यूजिक है आपका नॉर्थ का, और नॉर्थ में होता है हिंदुस्तानी म्यूजिक। हिंदुस्तानी म्यूजिक में जैसे ख्याल होता है, टप्पा होता है, ठुमरी होता है। तो ठुमरी नॉर्थ में, तो नॉर्थ में कौन सा होता है? कथक होता है। कथक किस स्टेट में होता है? कथक अगर बात करें तो स्पेशली यूपी में होता है। कहाँ पर होता है? यूपी में होता है। ये बात आपको याद रख लेनी है, कहाँ पर होता है? यूपी में होता है। ठीक है, आपसे ये है कि कथक के लिए जो रूट वर्ड मैंने आपको बता रखा है, मुझे वो बताओ कि वो रूट वर्ड में आप ये कह सकते हैं कि भैया जितने भी महाराज हैं उन सब का संबंध किससे है? उन सब का संबंध है आपका कथक से। किससे? कथक से उनका संबंध है। हमको आप ये बताओ सारे के सारे दोस्त कि कथक का अन्य नाम क्या है? इसको बाकी इसको किस नाम से जानते हैं? अन्य नाम। कथक का जो अन्य नाम है वो है भैया आपका नटवरी। क्या है? नटवरी है। इसी को क्या बोलते हैं हम? डांस ऑफ स्टोरी टेलर्स। डांस ऑफ स्टोरी टेलर्स का क्या मीनिंग है? कथाकारों का नृत्य। किसका नृत्य है भैया? ये कथाकारों का नृत्य है। अगर हम बात करें आपसे कि ये किस परंपरा पर डेवलप हुआ है, तो नॉर्थ में थे आपका मुगल्स। तो किस परंपरा पर है? मुगल ट्रेडिशन पर है, मुगल परंपरा पर है आपका। अगर हम बोलें इसको रिवाइव किसने किया था, जब ये अपनी पहचान खो गया था, तो इसको पुनर्जीवित किसने किया था, यानी इसको रिवाइव किसने किया था? तो उनका नाम है लेडी लीला सोखे। क्या नाम है? लेडी लीला सोखे ने इसको साथी आपका रिवाइव किया था। इसमें जो कहानी सुनाने वाला होता है, जो स्टोरी टेलर होता है, कहानी सुनाने वाला, उसको क्या बोलते हैं? कहानी सुनाने वाला इसमें होता है पढ़ंत। क्या होता है? पढ़ंत। और साथ ही याद रख लेना, इसके कथक के 4 घराने हैं। एक घराने का नाम आप लिखो, किस हाउस को आप जानते हैं? क्या बोलोगे भैया? हम कहेंगे कथक किस शब्द से बना है? कथा से, स्टोरी से। इसके 4 घराने हैं, 4 घराने, जिसमें सबसे पुराना घराना है बनारस घराना। बनारस घराना क्या है इसमें? सबसे पुराना। वो बताओ इसके फाउंडर कौन थे बनारस घराने के? बनारस घराने के फाउंडर कौन है? दूसरा लखनऊ घराना है आपका, लखनऊ घराना है। तीसरा आपका इसमें जयपुर घराना है। क्या बोलोगे?
जयपुर हाउस इसमें आता है, और चौथा रायगढ़ घराना जो कि छत्तीसगढ़ का है, रायगढ़ घराना। बनारस यूपी का ये है साथी इसका सबसे पुराना घराना। पूछा जाता है कथक का सबसे पुराना जो साथी आपका घराना है वो कौन सा है, बनारस है। और इसके संस्थापक कौन है आपका, तो इसके संस्थापक हैं आपका जानकी प्रसाद। क्या बोलोगे, जानकी प्रसाद। लखनऊ घराने के फाउंडर कौन है, लखनऊ घराने के ईश्वरी प्रसाद हैं। कौन है, ईश्वरी प्रसाद हैं। और महाराज जी किसके हैं, जयपुर घराने के। कौन से महाराज, भानुजी महाराज, भानुजी महाराज, भानुजी, भानुजी महाराज। और रायगढ़ घराने के साथी तो वो चक्रधर सिंह हैं। क्या बोलोगे, चक्रधर सिंह हैं, चक्रधर सिंह। अब हम आपसे पूछेंगे कथक का कोई एक कलाकार आप मुझे बताएं जिसको आप जानते हो, कथक के किसी एक कलाकार का नाम। तो जितने भी नाम है महाराज वाले, जैसे हम बोलते लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, आपका अच्छन महाराज, इसके अलावा बताएं। तो हम क्या बोलते थे, कथक को याद रख लेना थक से, थक से। तो जिन व्यक्तियों को प्रेरणा अच्छी मिल जाती है वो अपने जीवन में थकते नहीं है। प्रेरणा श्रीमाली, प्रेरणा श्रीमाली यहीं से संबंधित है। क्या बोलेंगे भैया, जो थकते नहीं है वो कहाँ तक, वो आपका थकते नहीं है उनको कौन थका देता है, सास। सास लड़कियों से सैन चला करके काम करवा देती हैं, शाश्वती सेन हो गई। क्या हो गई, शाश्वती सेन हो गई। इसी में एक नाम आता है आपका शाश्वती सेन, प्रेरणा से एक रोहिणी भाटे। क्या बोलोगे, थक के रोने लग जाती है वो, रोहिणी भाटे, रोहिणी भाटे। एक नाम इसमें आता है कुमुदनी लखिया का। कुमुदनी लखिया क्यों पूछी जाएंगी इस बार, क्योंकि पूछी इसलिए जाएंगे क्योंकि इनको अभी पद्म विभूषण मिला है 2025 में। कब, पद्म विभूषण 2025 में। दोनों बहनें नलिनी स्थाना और कमलिनी स्थाना, नलिनी स्थाना और साथी आपका कमलिनी स्थाना किससे जुड़ी हुई हैं, कमलिनी स्थाना। तो आप कहोगे ये भैया आपका कथक से जुड़ी हुई हैं, कथक से जुड़ी हुई हैं। इसी में एक नाम आएगा आपका, हाँ वो पूछा जाएगा सकता है आपसे, कुमुदनी लखिया ने कौन सा स्कूल बनाया था, बता सकते हो क्या। कुमुदनी लखिया ने 1964 में बनाया था कदम्ब स्कूल। क्या बोलोगे, कदम्ब स्कूल, क्योंकि इनका नाम अभी चर्चित हुआ ना। कदम्ब स्कूल कहाँ पर है ये आपको बताना है। 1964 में कथक के लिए जो कदम्ब स्कूल खोला गया था वो कहाँ पर खोला गया था। तो आपको साथ ही पता होना चाहिए कि कदम्ब स्कूल आपका कहाँ पर खोला गया था। आंसर करें, जब आप आंसर करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। अहमदाबाद, अहमदाबाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, हमारा नाम ले लीजिए दोस्त, एक दिन तुम्हारा नाम दुनिया लेगी पूरा, देखना तुम। अगर तुम्हारे अंदर पोटेंशियल हुआ तो मैं क्या, दुनिया तुम्हारा नाम लेगी, देखना तुम। नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किस शोध क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग बताओ किस चीज के लिए जानते हैं इनको, तो इनको जानते हैं हम कृषि के लिए। किस देश के थे बताओ, ये भैया किस देश के थे, नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे, मैक्सिको के थे। कहाँ के थे, मैक्सिको के। और इनको किसके लिए जाना जाता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए, हरित क्रांति के लिए जाना जाता है। इनको साथ ही नोबेल का जो पीस प्राइज मिला था किस वर्ष में बताओ, नोबेल शांति पुरस्कार इनको मिला था 1970 में, 1970 में। और नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार शुरू हुआ था 1972-73 में। कब, 72-73 में। और किस क्षेत्र के लिए मिलता है वो आप समझ गए होंगे, कृषि विज्ञान के लिए मिलता है। मैं आपसे कुछ अवार्ड बोलूंगा, आपको बताना है उनका फील्ड। बताओ शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए और कब शुरू किए गए, तो 1958 में साइंस के लिए। क्या बोलोगे, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कब शुरू हुए, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ये साथी आपका जिला बुलंदशहर, कहाँ के आपका, और सिकंदराबाद के रहने वाले थे, शांति स्वरूप भटनागर उत्तर प्रदेश के। इनके लिए 1958 में। क्या बोलोगे, किस क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। मुझे बताओ कलिंग पुरस्कार कब शुरू हुआ था, कलिंग पुरस्कार, कलिंग अवार्ड जो दिया जाता है साथी आपका वो दिया जाता है 1952 से। किस क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, वो भी साइंस के फील्ड में। धन्वंतरी पुरस्कार बताओ किस फील्ड में, आपको फील्ड बताना है। धन्वंतरी पुरस्कार मिलता है मेडिसिन के फील्ड में, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। और कब से दिया जाता है, 1971 से। चमेली देवी पुरस्कार का फील्ड बताओ, चमेली देवी पुरस्कार का क्या फील्ड है। चमेली देवी पुरस्कार साथी आपका तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में यानी कि जर्नलिज्म के फील्ड में दिया जाता है। कब से, 1980 से, 1980 से। मुझे बताओ रामानुजन पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है, रामानुजन पुरस्कार,
तो आप कहेंगे रामानुजन अवार्ड दिया जाता है भैया, ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? गणित के क्षेत्र में। कब से शुरू हुआ था? 2005 से शुरू हुआ था। 2005 से शुरू हुआ था। 2005 से बहुत युवा गणितज्ञों को दिया जाता है। किसको? युवा गणितज्ञों को। अच्छा मुझे बताओ, गणित का नोबेल किस अवार्ड को कहा जाता है? गणित का नोबेल। पहले तो मेरा क्वेश्चन रहेगा, गणित का नोबेल किसको कहा जाता है? एबेल अवार्ड को कहा जाता है। किसको? एबेल अवार्ड को कहा जाता है, एबेल अवार्ड को। और गणित का ये जो नोबेल है ये शुरू हुआ था 2002 से। कब से? 2002 से। अच्छा मुझे बताओ, क्या गणित जो क्षेत्र है वो नोबेल पुरस्कार के लिए भी दिया जाता है, हाँ या ना? बोलो भाई फटाफट से। भैया पीएम जनधन योजना आपका 2014 है सर। भैया 2014 है, बिल्कुल बिल्कुल 2014 होगी। कोई दिक्कत है क्या इसमें? पीएम जनधन योजना 28 अगस्त 2014 होगी, बिल्कुल होगी। गणित का नोबेल आपका एबेल अवार्ड होगा, आपका एबेल अवार्ड। और ये कब से शुरू हुआ? 2000 आपका 2 से शुरू हुआ। कोई दिक्कत हुई थी क्या इसमें? आगे आएंगे, नेक्स्ट है सर, कल के प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन 23 में 2018 कर दिया। दोस्त गलती से लिख गया होगा, गलती से लिखा होगा उसको, तो बहुत कॉमन डेट है, ठीक है, 28 अगस्त 2014। कभी कुछ ऐसा माइंड में आए तो ऐसे पूछ सकते हैं आप नेक्स्ट डे, जैसे आप आज पूछ रहे हैं, ठीक है। बोले जी बिटारी मंदिर बोल दो भैया, उसको करेक्ट कर लेंगे। पिछले पेज पलट के एक बार कर लो ना, कल के सेट में 2014 कर लो उसको, 28 अगस्त 2014 है वो, ठीक है। आगे आएंगे तो क्या बोलेंगे, भिटारी मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में है, उड़ीसा में है, झारखंड में है, या फिर बिहार में होगा? कहाँ पर है भिटारी मंदिर भैया? यूपी में है। यूपी के और टेम्पल्स आप हमको बताओ, जैसे भारत माता मंदिर कहाँ पर है? भारत माता मंदिर तो ये आपका वाराणसी में कहाँ पर है? यूपी में स्थित है। अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताओ भीतरगांव ईट मंदिर यूपी में कहाँ पर है? शहर का नाम बताओ, भीतरगांव ईट मंदिर, ये यानी कि जिले का नाम बताओ, भीतरगांव। दशावतार भी कहाँ पर है आपका? दशावतार भी यहीं पर है। काशी विश्वनाथ एकमात्र ज्योतिर्लिंग है यहाँ पर, काशी विश्वनाथ। यूपी में कुल कितने ज्योतिर्लिंग बताए थे भैया? 12। उनमें से एक कौन सा? काशी विश्वनाथ है। उड़ीसा के हम आपको बता चुके हैं। झारखंड का याद रखो, यहाँ पर ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव के लिए वैद्यनाथ। कौन सा? वैद्यनाथ मंदिर। बिहार की अगर बात करें, कल हमने आपको सुमेरा बताया। और एक याद रखो, महाबोधि टेम्पल, महाबोधि मंदिर, क्या बोलोगे? महाबोधि मंदिर कहाँ पर है? वो बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में है। ऐसे ही हम आपसे कुछ ज्योतिर्लिंग पूछेंगे, मुझे बताओ त्र्यंबकेश्वर और घृष्णेश्वर कहाँ पर है? त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर टेम्पल, और साथ ही आपसे पूछे घृष्णेश्वर टेम्पल कहाँ पर है? कौन सा? घृष्णेश्वर टेम्पल साथ ही आपसे कहाँ पर है? घृष्णेश्वर, क्या बोलेंगे इसको? सॉरी, घृष्णेश्वर टेम्पल कहाँ पर है? तो ये हैं आपके महाराष्ट्र में। कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में टेम्पल हैं। दंतेश्वरी और माँ बमलेश्वरी टेम्पल बताओ कहाँ पर हैं? दंतेश्वरी और बमलेश्वरी टेम्पल, माँ दंतेश्वरी, माँ बमलेश्वरी टेम्पल, ये कहाँ पर हैं? तो ये भैया जी छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर हैं? छत्तीसगढ़ में। अक्षरधाम टेम्पल या बिरला मंदिर बताओ कहाँ पर है? अक्षरधाम पड़ता है आपका भैया नई दिल्ली में। कहाँ पर? ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। अगर हम आपसे पूछें मनसा देवी बताओ कहाँ पर है? मनसा देवी टेम्पल कहाँ पर है? मनसा देवी आपसे पूछ ले, नंदा देवी पूछ ले, नैना देवी पूछ ले, तो आप सबका आंसर आएगा भैया उत्तराखंड में स्थित है। संकट मोचन टेम्पल कहाँ का फेमस है बताओ? संकट मोचन हनुमान जी के लिए संकट मोचन, या फिर हडिम्बा टेम्पल आपसे पूछ ले, हडिम्बा टेम्पल, तो क्या बोलेंगे? ये हिमाचल प्रदेश के टेम्पल हैं। कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के टेम्पल हैं। ओके, कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के। पहले ब्रिक शिखर सम्मेलन 2009 में भारत की तरफ से कितने सदस्यों ने भाग लिया था? मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, ब्रिक्स में साथी कितने देश हैं? ब्रिक्स में कितने देश हैं बोलो भी? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम, प्रणब मुखर्जी या गुलाम नबी आज़ाद। तो 2004 से 14 तक कौन थे भैया? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ब्रिक की अगर हम बात करते हैं, ब्रिक था तब ब्रिक्स नहीं था, तो बी से क्या है बताओ जरा? ब्राजील, क्या बोलोगे? ब्राजील। आर से कौन सा देश है? रूस है। आई से कौन सा है? अपना प्यारा देश इंडिया है। और सी से कौन सा है? वो है आपका चीन। तो ये 2009 में बना। और इसमें जो एस जुड़ा, ये साउथ अफ्रीका जुड़ा, तब बना ये ब्रिक्स। और एस कब जुड़ा इसमें? ब्रिक्स, यानी साउथ अफ्रीका कब जुड़ा? तो आप बोलोगे साउथ अफ्रीका किस वर्ष में? तो साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा था। इसमें कब जुड़ा था? 2010 में जुड़ा था। इन्हीं देशों ने अपना एक बैंक बनाया था जिसको बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो बताओ न्यू डेवलपमेंट
कब बना था, किस ईयर में बना था? तो न्यू डेवलपमेंट, फटाफट आंसर सोचा करो। न्यू डेवलपमेंट बैंक बना था भैया आपका 2014 में। कब बना था? 2014 में बना था। इन सब देशों की करेंसी किस लेटर से शुरू होती है? जैसे ब्राजील की करेंसी क्या है भैया? ब्राजील की आपका, या ब्राजील की रियाल है, रूस की रूबल है, इंडिया की रुपया है, चाइना की रेनमिनबी है, साउथ अफ्रीका की आपका रैंड है। तो इन सब का पहला लेटर होता है करेंसी का आर। कितने देश हैं? 5 हैं। इसीलिए इन देशों को क्या कहा जाता है आपका? इन्हीं को बोला जाता है R5 कंट्रीज। क्या? R5 कंट्रीज कहा जाता है। क्यों कहते हैं R5 देश इनको? क्योंकि इन सब की मुद्रा का पहला अक्षर रे या आर से शुरू होता है। किससे? आर से शुरू होता है। ओके। और अभी मैं आपसे पूछूं इसमें सदस्य देश वर्तमान में कितने हो गए हैं? तो इसमें क्या हुआ आपका? 2024 में सम्मेलन हुआ। 2024 में जो कॉन्फ्रेंस हुआ वो कहाँ पर हुआ? 2024 में सम्मेलन हुआ आपका कजाकिस्तान रूस में। क्या बोलोगे? कजाकिस्तान रूस में इसका सम्मेलन हुआ। और 2025 का सम्मेलन कहाँ पर हुआ आपका? 2025 का हुआ ब्राजील में। कहाँ पर? कजान में, कजान में, कजाकिस्तान नहीं, कजान में। ब्राजील आपका 2025 में यहाँ पर सम्मेलन हुआ। और साथ ही कुल सदस्य देश हमने आपसे पूछे, कुल सदस्य इसमें कितने हैं? कुल सदस्य हैं इसमें 11। क्यों? क्योंकि 5 तो पहले ही थे और फिर 5 जुड़े आपका, जिनको बोलेंगे मीसू। बोलो मीसू। क्या? मिस्र हो गया आपका, इथियोपिया हो गया आपका, मिस्र हो गया, इथोपिया हो गया आपका, ईरान हो गया, ईरान हो गया आपका, सऊदी अरब हो गया, ऐसे सऊदी अरब, और यू से हो गया आपका यूएई, यूएई। और अभी बन गया 11वां सदस्य आपका, जो 11th मेंबर इसका बना है वो बना है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। तो कितने सदस्य है इसमें टोटल? कुल मिलाकर आंसर कर दो भैया आपका 11 है, 11 हैं। अब हम आपसे 2 क्वेश्चन और पूछेंगे। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? एनडीबी जो है ये आपका, ये एनडीबी जो है, एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये है संघाई में, संघाई में। एक आप हमें बताओ भैया, जो ब्रिक नाम दिया था, ये जो नाम था ये किसने दिया था? ये नाम दिया गया था आपका, ये नाम दिया गया था आपका जिम ओ नील के द्वारा। किसके द्वारा? जिम ओ नील के द्वारा ये नाम दिया गया था। नाम जो दिया, नामकरण किया। और ये नामकरण बहुत पहले हो गया था, 2001 में ये नामकरण हो गया था। ओके। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? नेचर कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? नेचर कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? तो 12 जुलाई को, 5 अगस्त को, 28 जुलाई को, या फिर 30 मई को? क्या बोलेंगे? 28 जुलाई को मनाया जाता है, 28 जुलाई को। विश्व प्रकृति की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछूं इंटरनेशनल नेचर डे कब मनता है? इंटरनेशनल नेचर डे, तो इंटरनेशनल नेचर डे मनता है 3 अक्टूबर को, यानी कि प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को। आप मुझे बताओ, मैं कुछ डेट पूछूं आपसे। प्रकृति संरक्षण दिवस आप मुझे बताओ 22 मई को क्या मनाया जाता? 22 मई को, तो 22 मई को बनता है इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस। कौन सा? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस। आप मुझे बताओ अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। तो आप कहोगे भैया वो 5 जून को मनाया जाता है। कब? 5 जून को मनाया जाता है। आप मुझे बताओ अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल एनवायरनमेंट कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 26 नवंबर को। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन लेयर कंजर्वेशन डे, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 16 सितंबर को मनता है। कब मनता है? 16 सितंबर को। मुझे बताओ मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब बनता है? यानी कि आपका डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट प्रिवेंशन डे कब बनता है? कौन सा? मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, अर्थात आपका जो डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट प्रिवेंशन डे कब मनता है? यानी कि इसको ये भी कहा जाता है कॉम्बैट टू डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट। तो ये कब मनाया जाता है? तो 17 जून को मनाया जाता है। कब? 17 जून को मनाया जाता है। वानिकी दिवस, फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है? बोलो जी, वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? जो वन दिवस कब मनाया जाता है? तो वन दिवस आपका 21 मार्च को मनाया जाता है, 21 मार्च को। मुझे बताओ अंतर्राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस, इंटरनेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे कब मनता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनता है? तो ये मनता है आपका 2 दिसंबर को। मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनता है?
मासिक धर्म, अंतर्राष्ट्रीय मासिक धर्म, क्या बोलोगे, अंतर्राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, हमारी माताओं और बहनों के इसके लिए क्या बोलेंगे, आपका मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे बोलते हैं इसको। मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे कब मनता है, तो वो मनता है आपका 28 मई को। किसको, 28 मई को मनता है। ओके, ये हमको पता होने चाहिए, ये महत्वपूर्ण दिवस है जो अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है जी, भारत में हॉकी में ओलंपिक में अपनी शुरुआत किस वर्ष में की थी, हॉकी में ओलंपिक में। पहली बात बताओ, ओलंपिक में हमने टोटल गोल्ड कितने जीते हैं, तो शुरुआत हुई थी हमारी 1928 से, और 1928 में कहाँ पर था आपका ओलंपिक, बताना। एम्स्टर्डम में था, और एम्स्टर्डम किसकी राजधानी है भैया, नीदरलैंड की राजधानी है, नीदरलैंड में ओलंपिक थे। उसके बाद हमारी हॉकी टीम क्या रुकी थी, नहीं भैया, 1932 में हम जीते, 1932 में हम जीते। क्या 36 में हुए थे, बोलो जी, 1936 में हम जीते थे, हाँ जी बिल्कुल जीते थे। 40 और 44 में तो आपका ओलंपिक सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से नहीं हुए। इसके बाद में फिर 1948 में हम जीते थे, क्या आप कहोगे, हाँ जी जीते थे। 48 के बाद में 52 में हम जीते थे, हाँ जी जीते थे। 1956 में हम जीते थे, 1960 में हम नहीं जीते थे। इसके बाद में हम 1964 और लास्ट टाइम था हमारा 1980 में, उसके बाद से गोल्ड नहीं जीते। तो अंतिम बार गोल्ड हम कब जीते थे, ईयर बताओ, 1980। और पहली बार कब जीते थे, 1932 में। तो कुल कितने गोल्ड है हमारे, 8 है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछता है, एसएससी पूछता है 1932 में, या पहली बात तो ये बताओ 1928 में कैप्टन कौन थे। यहाँ पर जो कैप्टन थे वो आपको बताने हैं, सारे लोगों को बताने। तो यहाँ पर कैप्टन थे जयपाल सिंह, कौन थे, जयपाल सिंह मुंडा थे भैया, कौन थे, जयपाल सिंह मुंडा थे। और 1932 में कौन थे आपका कैप्टन, वो उतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन 36 वाले जरूर याद रख लेना, मेजर ध्यानचंद थे 36 में कैप्टन, कौन थे, मेजर ध्यानचंद यहाँ पर कैप्टन थे, ठीक है। और 1980 के याद रख लेना, यहाँ पे कौन थे, वासुदेव भास्करण थे, कौन थे, वासुदेव भास्करण, कौन थे, वासुदेव भास्करण थे। ये सब नाम पूछे जाते हैं। एक, क्योंकि हमारा देश यहाँ पर आज़ाद हुआ था, और ब्रिटेन में ही आपका यहाँ पर ये ओलंपिक कहाँ पर चल रहे थे, लंदन में, यहीं से हम आज़ाद हुए थे, और यहीं पर हमने फाइनल में गोल्ड जीता, गोल्ड में हराया भी अंग्रेजों को ही। तो यहाँ पर कौन हमारे कैप्टन थे 1948 में, तो किशन लाल थे, कौन थे, किशन लाल यहाँ पर कैप्टन थे, किशन लाल, किशन लाल, ठीक है। अच्छा, 2024 में हमारी हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता है, 2024 में, बोलो भाई, बहुत बढ़िया, जोटू भाई ने हमसे भी पहले लिख दिया था, बहुत कमाल। तो मुझे बताओ एक बार, क्या बोलेंगे जी, हमने आपसे क्या पूछा अभी, क्या पूछा था हमने आपसे, हाँ हमने पूछा था अभी जो आपका ओलंपिक हुआ, ओलंपिक में हमने किस, कौन सा मेडल जीता, ब्रॉन्ज, और किस टीम को हरा करके, 2024 के ओलंपिक में, 2024 के ओलंपिक में साथी हमने हॉकी में, क्या बोलोगे, यहाँ पर जो हमारे कैप्टन थे वो कौन साहब थे, तो यहाँ पर कैप्टन थे हमारे हरमनप्रीत सिंह, कौन थे, हरमनप्रीत सिंह थे। और इनकी कैप्टनशिप में हमने क्या बोलेंगे, यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता, अर्थात कांस्य पदक जीता। क्या जीता जी हमने, कांस्य पदक को भाई साहब जीता। और किसको हराया था हमने कांस्य पदक के लिए, तो आप कहेंगे हमने स्पेन को हराया, किसको, स्पेन को हराया। किस अंतर से हराया, 2-1 से, किससे, 2-1 से हराया था, 2-1 से हमने यहाँ पर हरा दिया। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा आपसे, 1908 में हमारे विजय रथ पे रोक लगी थी, यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से, 1928 से चलते चलते 1960 में रोक लगी थी। तो ये दो तो वर्ल्ड वॉर की वजह से नहीं हुए, तो ये तो रोक थोड़ी है। तो यहाँ पर कौन जीत गया था बताएंगे, यहाँ पे कौन सा मेडल मिला था, ये मेडल भी पूछ लिया जाता है, सिल्वर मेडल था। और यहाँ पर पाकिस्तान को गोल्ड मिला था, किसको, पाकिस्तान की टीम को यहाँ पर गोल्ड मिला था। मैं आपसे पूछूंगा हॉकी का पहला वर्ल्ड कप जो कब हुआ था, अगर आपका आंसर आ गया तो तुम जबरदस्त स्टूडेंट हो। हॉकी का पहला वर्ल्ड कप, हॉकी का पहला जो साथी वर्ल्ड कप है वो आपका दोस्त कहाँ पर हुआ था, तो आप कहेंगे बार्सिलोना में हुआ था। कहाँ पर, बार्सिलोना में हुआ था, स्पेन में। कहाँ पर, बार्सिलोना स्पेन में हुआ था। और इसमें जो विजेता था वो पाकिस्तान था। कौन था विजेता, पाकिस्तान था, पाकिस्तान। अच्छा, भारत ने अपना पहला कप जीता था, तो जो इसके बाद में हुआ ये 1971 में हुआ। इसके 2 वर्षों के बाद में 1973 में जो हुआ उसमें भारत की सेकंड रैंक आई। 1973 के बाद में जो 1975 में हुआ, तो भारत ने वर्ल्ड कप कब जीता, 1975 में। हॉकी के वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड कप 1975 में जीता। और पहले विजेता पाकिस्तान को हरा करके ही जीता हमने।
तो यहाँ पर हमारे कैप्टन कौन थे, ये बड़ी बात है, क्या बोलेंगे, 1975 में जीता। और यहाँ पर हमारा जो गोल्ड आया इसके कैप्टन कौन थे, तो अजीत पाल सिंह थे। कौन थे, अजीत पाल सिंह थे इसके कैप्टन, अजीत पाल सिंह हमारे कैप्टन थे। ये बात आपको याद रख लेनी है, ठीक है। 2-1 से हमने यहाँ पर पाकिस्तान को हरा दिया था। बात क्लियर है जी, बोलो भैया मजा आया। बैडमैन किस अभिनेता की आत्मकथा है, बैडमैन, बैडमैन किस अभिनेता की आत्मकथा है, गुलशन ग्रोवर, अमरीश पुरी, रजा मुराद, आशीष विद्यार्थी। चारों के चारों डॉन आदमी हैं अपने टाइम के, देख लो तुम, चारों के चारों डॉन है। एक खूंखार जिनके पास में ओमनी वैन होती थी और ओमनी वैन में उठा लिया करते थे। वो शटर वाली गाड़ी नहीं होती थी पहले, शटर खोला जिसका पीछे गया और उठाया और ले चलो। क्या बोलेंगे यहाँ पे, बैडमैन। तो ये गुलशन ग्रोवर की है, इसकी शक्ल देख के ही पता चल जाता था। क्या बोलेंगे जी, गुलशन ग्रोवर के, अमरीश पुरी, रजा मुराद, आशीष विद्यार्थी ने किताब लिखी है, ठीक है, इंटेलिजेंट आदमी, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड एल्जेब्रा, यही किताब तुम पढ़ना है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड एल्जेब्रा। सही में मत मंगा लेना कभी, सोचो भैया एल्जेब्रा मजबूत हो जाए, कॉन्सेप्ट की बात करें, बेसिक बुक है छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। तुषार कपूर, मुझे बताओ तुषार कपूर की बुक कौन सी है, तुषार कपूर की बुक, तुषार कपूर की बुक है द बैचलर डैड। क्या बोलोगे, द बैचलर डैड किसकी बुक है, वो तुषार कपूर की बुक है। किसकी, तुषार कपूर की। सोनू सूद की बुक कौन सी है बताओ, सोनू सूद की बुक है आई एम नो मसीहा। क्या बोलोगे, आई एम नो मसीहा, जब उनको कोरोना में मसीहा बना दिया गया उसके बाद में लिखी। इमरान हाशमी की बुक का नाम बताओ फटाफट से, सबको पता होगी। इमरान हाशमी की बुक कौन सी है, केस ऑफ लाइफ। क्या बोलोगे, केस ऑफ लाइफ। ऐसी आयुष्मान खुराना की बुक आप सब जानते होंगे, बताओ बहुत, क्योंकि ये पुरानी किताब है। आयुष्मान खुराना की बुक का क्या नाम है, आयुष्मान खुराना की बुक का नाम है क्रैकिंग द कोड। कौन सी, क्रैकिंग द कोड किसकी है, आयुष्मान खुराना की। मैं फिर से आपसे बता देता हूँ दोस्त, जिसको आप बहुत विश्वास के साथ में जानते और याद हो आपको, उसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। अपने नोट्स में आप उसको लिखें कि हाँ इसको मैं भूल सकता हूँ या मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा था, इसलिए मैं इतनी चीज़ें बोलता हूँ। इसीलिए जो मेरे फेफड़े सूख चुके हैं ना इतने वर्षों तक लगातार बोलते बोलते पूरे पूरे दिन, तो वो उसका रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए, वो होएगा तुम्हारा क्या, तुम्हारा सिलेक्शन। आयुष्मान खुराना हो गई। मुझे बताओ इसमें नसरुद्दीन शाह की कौन सी बुक है, बताओ। नसीरुद्दीन शाह की बुक का नाम सोचिए। नसरुद्दीन शाह, जबरदस्त एक्टर नसरुद्दीन शाह की बुक का नाम है आपका एंड देन वन डे। एंड देन वन डे किसकी बुक है, वो नसरुद्दीन शाह की है। अच्छा यहाँ पर हम आपसे पूछे मनोज वाजपेयी की बुक का नाम बताओ। मनोज वाजपेयी ने कौन सी बुक लिखी है, मनोज वाजपेयी, जबरदस्त एक्टर, द डेफिनेट बायोग्राफी। क्या बोलोगे, द डेफिनेट बायोग्राफी किसकी है, तो वो आपका मनोज वाजपेयी की है, डेफिनेट बायोग्राफी, ठीक है। अनुपम खेर की बुक का नाम बताओ। अनुपम खेर ने बुक लिखी है आपका यू आर द बेस्ट, और आप खुद से बोला करो इस बात को, यू आर द बेस्ट, आई एम द बेस्ट बोलना है, ठीक है। करण जौहर, इसकी किताब बताओ ढीले की कौन सी है। करण जौहर की बुक का नाम है आपका एन अनसूटेबल बॉय। क्या बोलोगे, अनसूटेबल बॉय, अनसूटेबल बॉय। ये जो इनकी चाल है ना ये तुमको फंसाने के लिए है, याद रख लेना, ये खुद मतलब पैदा करते हैं उसको, ठीक है, ताकि इनको तो लाइमलाइट मिलती रहे थोड़ा बहुत। लोगों को चाहिए क्या, टाइम पड़ा, 140 करोड़ आदमी है, 140 करोड़ आदमी में से आपका जो बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है, जिसके पास में संसाधन नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है, एक वो वर्ग है इस देश में अलग जो 50% है, वो दिन रात मेहनत करता है, उसके पास कोई फुर्सत ही नहीं है किसी के ऊपर राय देने की, टिप्पणी करने की, ना उसको देखने की बॉलीवुड बॉलीवुड, वो जानता ही नहीं कुछ भी। उसका पूरा दिन जाता है खेत में, किसान में, बिल्डिंग में काम करने में, मजदूरी में, पूरा दिन चला जाता है। फिर इस देश में वो वर्ग आता है जो आपका 1% में इस देश की जीडीपी में 99% हिस्सा रखता है, उसको किसी से मतलब नहीं है। अब ये 51 के अलावा जितने 49% है जो बीच में, ना तो वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, ना तो उनका पूरा दिन कहीं पे कंजप्शन में जा रहा है, यानी कि खत्म नहीं हो रहा, ना वो इस देश के लिए नीति निर्धारण कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, वो इस देश के 1% में भी नहीं है, इंटेलेक्चुअल लोगों में भी नहीं है, ना वो इस देश के उद्योगपतियों में है। 49% में फिर कौन है, फिर उसी को कहते हैं भैया मीडियम क्लास, वही है फिर मीडियम क्लास, वही देखती है इनको और उसी की राय पेश होती है। निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना उस सदन की अध्यक्षता करता है, कौन है जी साहब, वो भारत के उपराष्ट्रपति हैं। किस सदन की बात कर रहे हैं हम, किस सदन की अध्यक्षता ये करते हैं, तो राज्यसभा की। कौन सा पद होता है इनके पास में, सभापति। क्या बोलेंगे, क्योंकि ये क्या बोलेंगे, ये भैया सभापति होंगे,
और इनको वेतन भी किस बात के लिए दिया जाता है? वेतन भी इस बात के लिए दिया जाता है क्योंकि ये आपका सभापति है, ये वहां पर चेयरमैन है, इसी बात के लिए तो सैलरी मिलती है इनको, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल बताओ इनके कौन से हैं? जैसे उपराष्ट्रपति के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट को किस आर्टिकल में बताया गया है? 63 में। और वो सभापति के रूप में काम करेंगे, ये किस में है आपका? वो 64 में। किस में? सभापति के रूप में उनके जो कार्य हैं वो 64 में बताए गए हैं। और साथ ही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है 66 में इलेक्शन, निर्वाचन, क्या बोलोगे? निर्वाचन को बताया गया है, निर्वाचन को। और यहाँ पर याद रख लेना आपका 69 में क्या है? इनकी शपथ है। क्या है? शपथ है, शपथ है, ये आपको याद रख लेना। क्या बोलेंगे? उसमें उसकी शपथ को बताया गया है, शपथ को बताया गया है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य, ये कहाँ पर बताया गया है? 70 में। क्या बोलोगे? राष्ट्रपति के रूप में कार्य, किसके रूप में? राष्ट्रपति के रूप में जो कार्य होंगे, रूप में जितने भी कार्य होंगे, ठीक है। तो ये 5 आर्टिकल याद रख लेना उपराष्ट्रपति से, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना। निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? यानी कि उपराष्ट्रपति का जब इलेक्शन होगा तो उसमें कौन भाग लेंगे? कल राष्ट्रपति का हमने आपको बताया, एक तो दोनों सदनों के साथी आपका क्या होंगे? दोनों सदनों के आपका यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो आपका जितने भी निर्वाचित सदस्य होंगे और जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे वो सब भाग लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या होगा? लोकसभा के सदस्य भाग लेंगे, हाँ जी। राज्यसभा के सदस्य लेंगे, हाँ जी। सभी तरह के सदस्य लेते हैं, ना विधानसभा ना विधान परिषद, इसके सभी सदस्य लेंगे। 1 और 2 एकदम से सही हो जाएगा, 1 2 सही हो जाएगा। मुझे बताओ साथी, जो उपराष्ट्रपति का पद है वो हमने किस देश से लिया है? वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है, उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया है? वो भैया हमने यूएसए से लिया है। कहाँ से? यूएसए से लिया है, यूएसए से। मुझे बताओ, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई भी विवाद हुआ तो वो किस आर्टिकल में है? चुनाव संबंधी विवाद या उन पर अधिकार किसको है? तो इनके जो चुनाव संबंधी अधिकार हैं वो आते हैं आर्टिकल 71A में। क्या बोलेंगे? आर्टिकल 71A में। और ये सभी सुलझाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बाकी जैसे राष्ट्रपति के लिए आप जानते हो कि भाई प्रस्तावक और अनुमोदक 50-50 चाहिए, तो इसके लिए कितने चाहिए? संख्या लिख दीजिए, 20-20 चाहिए। तो वो तो सारी कॉमन चीजें हैं, उन सब की उतनी परीक्षा में पूछा भी नहीं जाता, वो जो पूछा जाएगा वो बताएंगे। भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित अधिकारी है। भाई पहला तो कौन सा होता है भारत में? फर्स्ट पर्सन तो राष्ट्रपति है। तो क्या सेकंड पर्सन, द्वितीय उच्चतम, क्या बोलोगे? सेकंड हाईएस्ट प्रेस्टिजियस ऑफिस इसी का होता है, हाँ जी। के पास अपने पद से जुड़ा कोई औपचारिक कार्य नहीं है, बिल्कुल। देखो, उपराष्ट्रपति का देश में क्या कार्य है? कोई कार्य नहीं है भैया। कार्य तो इसीलिए इनको सभापति बनाया जाता है, चेयरमैन ऑफ द अपर हाउस बनाया जाता है, वहां पर कार्य होता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य करता है, हाँ जी बिल्कुल करता है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देता है या पदच्युत किया जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। सही बात है एकदम से, तो चारों सही बात होगी। क्या बोलोगे? सभी चारों एकदम से सही हो जाएंगे, सभी चारों एकदम से सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे? बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है भैया। जाकिर हुसैन थे क्या? पहले तो मुझे बताओ, पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन से थे हमारे? पहले जो उपराष्ट्रपति थे वो कौन से थे? फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट तो पहले हैं भैया, आप याद रखोगे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जाकिर हुसैन थे जी भैया। गोपाल सौर, जीडी पाठक, हाँ जी। एम हिदायतुल्ला बिल्कुल थे। नीलम संजीव रेड्डी नहीं रहे। अब हम आपसे पूछेंगे ऐसे कितने व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तियों के नाम बताओ जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों रहे हैं। ऐसे व्यक्ति बताओ कुल जो आपका प्रेसिडेंट भी रहे हों, यानी कि राष्ट्रपति भी रहे हों, और आपका वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हों, वाइस प्रेसिडेंट भी। बताओ जी कितने व्यक्ति रहे हैं इस देश में? तो आप कहोगे कुल 6 व्यक्ति रहे हैं। क्या बोलोगे? 6 व्यक्ति रहे हैं। जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो गए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो गए, आपको पूछ लेगा कौन नहीं रहा है। जाकिर हुसैन हो गए, जे हुसैन बोल दो, जाकिर हुसैन बोल दो। इसमें आपका वीवी गिरी है, वीवी गिरी। आर वेंकट रमन, क्या बोलते हैं? आर वेंकट रमन है आपका, आर वेंकट रमन। उसके बाद वेंकट रमन के साहब के बाद में आते हैं फिर आपका वीवी गिरी, वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा। कौन? शंकर दयाल शर्मा। और शंकर दयाल शर्मा के बाद में आपका आते हैं यहाँ पर के आर नारायणन। कौन? के आर नारायण, ठीक है, के आर नारायण यहाँ पर आ जाते हैं, नारायणन। तो इसके लिए तो नाम भी आता है, कैसे बोलेंगे? राधा कृष्ण, क्या बोलेंगे? राधा कृष्ण जाकिर से आता है जागिरी, राधा कृष्ण जागिरे, राधा कृष्ण जागिरे। वेंकट से पूछा, शंकर ने बोला नारायण, ऐसे बोलते हैं।
अच्छा मुझे बताओ, एम हिदायतुल्लाह जो है वो पहले मुस्लिम थे? आप कहेंगे हाँ जी, ये पहले मुस्लिम थे। क्या ये आपका सीजीआई भी रहे थे, हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे थे? हाँ जी। क्या ये देश के राष्ट्रपति भी रहे थे? पहले मुस्लिम, बोलो जी हाँ भैया, एकदम से ठीक है, पहले मुस्लिम रहे थे क्या ये? पहले मुस्लिम रहे थे क्या ये? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, बताना मुझे हाँ या ना। एम हिदायतुल्लाह पहले मुस्लिम कहेंगे हम इनको या नहीं कहें? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। कुछ लोग यस कह रहे हैं यार, ये तो गलत बात है। पहले मुस्लिम कौन होंगे? जाकिर हुसैन होंगे। कौन होंगे? पहले जाकिर हुसैन होंगे। कौन हो जाएंगे? पहले जाकिर हुसैन हो जाएंगे। हाँ, अगर मैं बोलूं पहले मुस्लिम ऐसे व्यक्ति जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और राष्ट्रपति बने, ठीक है। बोलो जी। इमेज लें एक बार, फोटो लें एक बार, बैठ के देखना आराम से क्या क्रम है। आजकल बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछ लेगा भारत के चौथे उपराष्ट्रपति कौन थे? फिफ्थ आपका जो साथी वाइस प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? छठे पूछ लेगा। जब टिपिकल क्वेश्चन बनाना होता है तो ऐसे ही पूछता है। बताओ जी, निम्नलिखित में से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? कल हमने आपको बताया था 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन, 86 में दूसरा, 87 में तीसरा और 88 में चौथा हुआ था, ठीक है, 1888 में। तो यहाँ के लिए हमने क्या बोला था? बम्बई में हुआ था, ये कलकत्ता में हुआ था, ये मद्रास में हुआ था, मद्रास में, और ये हुआ था साथी आपका कहाँ पर? इलाहाबाद में। कहाँ पर? इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। यही हमने तुमको बताया था। हाँ जी भैया, यही बताया था। अच्छा, क्वेश्चन पूछ लूँ कल का? बताना, तीसरे अधिवेशन में कांग्रेस के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? यहाँ कितने रिप्रेजेंटेटिव्स थे मद्रास में? तब पता चलेगा। तो 1887 मद्रास हो गया, 1888 भैया आपका इलाहाबाद हो गया, 1890 में कलकत्ता में हुआ था। 1890 में, तो देखो इसको ऐसे याद रख लेना, 1889, सॉरी इसका भी बिल्कुल आसान है, जैसे बकमई बताया ना, 1889, 1890, 1891 और 1892। इसके लिए आ जाएगा बकनई, बकनई, बकमई, बकनई। तो क्या बोल देंगे? यहाँ पर फिर से बम्बई, कलकत्ता, न से, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका नागपुर है, महाराष्ट्र वाला, जिसमें पी आनंद थे अध्यक्ष। कौन थे? पी आनंद। ई से इलाहाबाद ही होगा। तो अब बताओ मुझे जरा कौन सा ठीक नहीं है? तो 1889 का कहाँ पर हो गया आपका? वो भैया 1890 का क्या कलकत्ता हो जाएगा? हाँ जी। 1892 का क्या बम्बई है? आप कहोगे नहीं, गलत हो जाएगा। 92 का फिर से इलाहाबाद होना चाहिए। कहाँ पे होगा? 1892 का हुआ था इलाहाबाद। और यहाँ पे महत्वपूर्ण बात पता है क्या है? 1892 इलाहाबाद में व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है ना, वो दोबारा अध्यक्ष बने थे। क्या बने थे? तो बहुत बार पूछा जाता, व्योमेश चंद्र बनर्जी दोबारा कब साथी आपका अध्यक्ष बने थे? तो पहली बार किस में थे दोस्त, बताएं जरा, व्योमेश चंद्र बनर्जी? तो पहला जब बंबई का हुआ था, जो साथी आपका जो तेजपाल आपका जो संस्कृत विद्यालय था, तेजपाल गोकुल जो आपका संस्कृत विद्यालय था आपका, क्या बोलेंगे, जो कि आपका कहाँ पर था? बम्बई में, बम्बई में हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर याद रखना 1890 के कलकत्ता में कौन है जरा बताओ? यहाँ पर थे आपका फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता थे भैया आपका। इलाहाबाद की अगर हम बात करें, यहाँ पर कौन थे? यहाँ पर जॉर्ज यूल, हम आपको बता चुके, पहला अंग्रेज अध्यक्ष था। कौन? पहला अंग्रेज अध्यक्ष था, ठीक है, पहला अंग्रेज अध्यक्ष था। 1893 में हम कल आपको बता चुके। यहाँ पर आप हमको दो डेट बताओ, 1896 में अध्यक्ष कौन थे? 1896 में कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में। और अध्यक्ष कौन थे आपका यहाँ पर? तो अध्यक्ष थे यहाँ पर, याद रखना, रहमतुल्लाह शानी। कौन थे? रहमतुल्लाह शानी यहाँ पर अध्यक्ष थे दोस्त। और रहमतुल्लाह शानी क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि 1896 में क्या हुआ था? 1896 में वंदे मातरम, वंदे मातरम को गाया गया था। और वंदे मातरम को दोस्त मुझे एक बात बताओ, 1896 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, ये तो ठीक बात है। वंदे मातरम को किस पुस्तक से लिया गया है? फटाफट से आंसर करेंगे। किस पुस्तक का हिस्सा है हमारा वंदे मातरम? ठीक है। और एक याद रख लेना, 1911, 1911 में क्या हुआ था? कलकत्ता में ही अधिवेशन हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके थे पंडित बिशन नारायण। कौन थे? पंडित बिशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा नेशनल एंथम जन गण, क्या बोलोगे, जन गण मन को गाया गया, जन गण मन को गाया गया, ठीक है। वंदे मातरम क्या है? हमारा राष्ट्रीय गीत है, नेशनल सॉन्ग है भैया। आनंद मठ पुस्तक में है। अच्छा बताओ, आनंद मठ पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? वही आनंद मठ पुस्तक है जिसको बंकिम चंद्र ने लिखा है, जिसमें आपका जो आपका क्या बोलेंगे उसको, जो सेंट रेबेलियन है, यानी कि सन्यासी विद्रोह जो हमारे देश में हुआ बंगाल में अकाल 1900, बंगाल में अकाल 1770 के चलते हुए, वही आपका क्या है? सन्यासी विद्रोह। अब वो भी आपका किस में लिखा हुआ है? आनंद मठ पुस्तक में। बंगाली भाषा में लिखी गई आनंद मठ पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी बताना?
बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि आनंद मठ पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी। जो इसको बता देगा वो हीरो ऑफ द क्लास है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष हुई। भारतीय तो नहीं पूछ रहा है ना, देख लिया करो, इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि कहीं भारतीय तो नहीं पूछ रहा, नहीं, वो पूछ रहा प्रथम महिला अध्यक्ष। तो प्रथम महिला कौन है? आपका एनी बेसेंट। कैसे याद रखते हैं? 1917, कितने जोड़ोगे बताओ, कितने जोड़ोगे? 8, और फिर कितने जोड़ोगे? 1933, 8 8 जोड़ते चले जाओ। तो 1917 में एनी बेसेंट बनी। एनी बेसेंट बनी आपका 1925 में कौन बनी थी? 1925 में आपका सरोजनी नायडू, जो ऑप्शन बी में लिखी हुई है, क्या बोलोगे? सरोजनी नायडू बनी थी, सरोजनी नायडू। 1933 में कौन बनी थी? नलिनी सेनगुप्त बनी थी, नलिनी सेनगुप्त। ये भी साथी यूरोपियन थी, ठीक है ना, यूरोपियन थी, आपका एनी बेसेंट की तरह ही। तो ये क्या है? सरोजनी नायडू को बोले तो प्रथम भारतीय महिला है, क्योंकि एनी बेसेंट नहीं थी ना भारतीय। एनी बेसेंट फिर भैया किस देश की थी? वो तो आयरलैंड की थी, वो तो आयरलैंड की थी। मुझे आप बताओ स्वतंत्र भारत की पहली कौन बनी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला, पहली महिला अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत की पहली महिला कौन थी? पहली महिला तो वो 1959 में बनी। क्या नाम है उनका? 1959 में इंदिरा गांधी बनी। कौन बनी? इंदिरा गांधी। दिल्ली में सेशन था तब इनको बनाया गया था, इंदिरा गांधी। 1925 में कहां पर था सेशन, बताना जरा। जो अधिवेशन था 1925 में भैया कानपुर में था। कहां पर था? कानपुर में। और 1917 में सेशन कहां था? ये कलकत्ता में था। कहां पर था? कलकत्ता में। ये 32वां सेशन था। कौन सा? 32वां सत्र था। और जो कानपुर में था ये 40वां सत्र था। क्या था ये? 40वां सत्र था। मुझे बताओ एनी बेसेंट को हम और किस बात के लिए जानते हैं अपने देश में? तो एनी बेसेंट वही है जिन्होंने क्या चलाया था साथी, बताना जरा। एनी बेसेंट ने एक तो इन्होंने बनाया था सेंट्रल हिंदू कॉलेज। क्या बोलोगे? सेंट्रल हिंदू कॉलेज। किस वर्ष में बना था? सेंट्रल हिंदू कॉलेज। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने ही की थी आपका 1898 में, 1898 में। यही बाद में क्या बन गया था? BHU। क्या बन गया था? भारत, सॉरी, क्या बन गया था ये? आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU। क्या बन गया था? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये बना किस वर्ष में? और किस व्यक्ति ने प्रयास किए इसके लिए, BHU को बनाने के लिए? तो आप कहेंगे इसके लिए थे मदन मोहन मालवीय जी। कौन? मदन मोहन मालवीय जी थे, मदन मोहन मालवीय जी थे। ओके, पहली चीज तो ये। कब बना था BHU? 1915-16 में बन गया था, 1915-16 में, ठीक है। अब यहाँ पर 1916 में फाइनली बन गया था। और एनी बेसेंट को हम जानते हैं कौन से आंदोलन से जुड़ी रही थी ये जो देश में आई थी? तो थियोसोफिकल आंदोलन से। कौन से आंदोलन से नाम आता है इनका हमेशा? थियोसोफिकल आंदोलन से। थियोसोफिकल आंदोलन हमारे देश में शुरू हुआ था या देश से बाहर? तो आप कहेंगे थियोसोफिकल आंदोलन तो भैया हम बताएंगे आपको समाज सुधार के जब टॉपिक पढ़ाएंगे, तो वो हुआ था भारत से बाहर। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। उसको क्योंकि एक तो मैडम ब्लाटावस्की थी और एक थे कर्नल हेनरी अलकार्ड, जो रूस के और ये आपका अमेरिका, दोनों ने शुरू किया इसको। और फिर भारत में, पूरी दुनिया में ये चले। एनी बेसेंट को जाना जाता है आपका होम रूल आंदोलन के लिए। किसके लिए? होम रूल आंदोलन इन्होंने हमारे देश में चलाया। किस वर्ष में चला था होम रूल आंदोलन? दो लोगों ने चलाया, एक तो तिलक साहब ने। तो तिलक वाला आंदोलन अलग है, पंडित बाल गंगाधर तिलक का। इनका जो होम रूल आंदोलन है वो है मद्रास का। और ये शुरू हुआ था आपका अप्रैल, क्या बोलोगे? ये आपका अप्रैल 1916 में शुरू हुआ था, अप्रैल 1916 में। और जो तिलक साहब का वो सितंबर में शुरू हुआ था, ठीक है, 1916 में ही हुआ था। हालांकि उनका, इनकी दो मैगजीन बहुत पूछी जाती है, बताओ कौन कौन सी मैगजीन है इनकी? मैगजीन का नाम है एक तो कॉमनवील। क्या बोलोगे? कॉमनवील कहा जाता है, कॉमनवील आप याद रख लीजिए। या एक मैगजीन है इनकी न्यू इंडिया। कौन सी मैगजीन है? न्यू इंडिया मैगजीन से किसका संबंध है? तो एनी बेसेंट का संबंध है, एनी बेसेंट का। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? जवाहरलाल नेहरू ने कोई किस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की कांग्रेस के? लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ था आपका? कंप्लीट स्वराज की बात हुई थी, पूर्ण स्वराज की बात। क्या बोलोगे? पूर्ण स्वराज की बात किस सेशन में हुई थी? तो वो हुई थी आपका 1929 में। लखनऊ अधिवेशन 1936 में हुआ। फैजपुर अधिवेशन गांव में होने वाला पहला सत्र है ये, महाराष्ट्र में गांव में होने वाला कोई अधिवेशन था ये, गांव में होने वाला पहला। इससे पहले सारे शहरों में हुए थे, एक गांव में होने वाला पहला था और महाराष्ट्र का ये गांव था आपका। रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की, क्योंकि रामगढ़ अधिवेशन 1940 में थे आपका अबुल कलाम आजाद। कौन?
अबुल कलाम आजाद। सेकेंड वर्ल्ड वॉर इस समय शुरू हो चुका था और इस समय पे कांग्रेस का कोई अध्यक्ष नहीं बदला, ठीक है, अध्यक्ष बदलने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि सबका ध्यान उधर ही था। तो इस वजह से 1940 से 45 तक कौन बने रहे, आपका अबुल कलाम आजाद ही बने रहे। तो सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे, सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहे वो कौन है, तो अबुल कलाम आजाद हैं। सबसे युवा अध्यक्ष भी कौन थे, यही थे। तो कब बने थे ये पहली बार अध्यक्ष, बताएं, ईयर बताओ। सबसे युवा अध्यक्ष भी यही थे और ये बन गए थे भैया आपका 1923 में। और 1923 में कहाँ पर, दिल्ली में सेशन था आपका, दिल्ली में अधिवेशन था। तब कितनी एज इनकी हुआ करती थी, जो एज बता दें तो मजा आ जाए। कितनी एज हुआ करती थी, अगर हम कहते हैं सबसे कम उम्र में बने तो कुल 35 वर्ष की उम्र में बन गए थे। कितनी में बन गए थे, 35 वर्ष की उम्र में ये बन गए थे आपका, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो लगातार सबसे लंबे समय तक ये रहे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से महात्मा गांधी ने किस में भाग नहीं लिया था, महात्मा गांधी ने किस में भाग नहीं लिया था, बताएंगे जी। तो बेलगांव अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में, हरिपुरा अधिवेशन में या फिर त्रिपुरी अधिवेशन में। तो भैया बेलगांव अधिवेशन में तो गांधी जी खुद अध्यक्ष रहे थे। कितनी बार गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, सिर्फ एक बार, और ये बेलगांव कर्नाटक का अधिवेशन था। लाहौर अधिवेशन में बिल्कुल गांधी जी गए पूर्ण स्वराज की मांग के साथ में। हरिपुरा में गांधी जी ने बड़ी मतलब अपनी ही मर्जी से किसको यहाँ पर जो अध्यक्ष बनवाया था, वो किसको बनवाया था, यहाँ पे अध्यक्ष कौन थे दोनों में, तो यहाँ पर अध्यक्ष थे आपके सुभाष चंद्र बोस। कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे साथी। और सुभाष चंद्र बोस जब अध्यक्ष बने थे, हरिपुरा, हरिपुरा कहाँ पर पड़ता है बताना, हरिपुरा पड़ता है गुजरात में, कहाँ पर, गुजरात में। और त्रिपुरी है एमपी में। इसी अधिवेशन को कहा जाता है कांग्रेस का संकट। किस अधिवेशन को कांग्रेस का संकट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या था, 1938 में जब यहाँ पर अध्यक्ष बन गए थे सुभाष चंद्र बोस, तो उनके एक्ट से जो कांग्रेस की कार्यकारिणी थी वो खिलाफ थी, गांधी जी भी उनके खिलाफ हो गए। तो 1939 में जब चुनाव हुआ था तो गांधी जी ने इसको, इनके सुभाष चंद्र बोस खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए अपना एक प्रतिद्वंदी तैयार कर दिया था, बी पट्टाभी सीतारमैया। लेकिन हुआ क्या था रिजल्ट्स में कि बी पट्टाभी सीतारमैया को तो मिले 1377 वोट और आपका जो सुभाष चंद्र बोस जी थे उनको 1580 वोट मिले। और इसी वजह से क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस जी की जीत हुई। लेकिन कांग्रेस जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी उसके सदस्यों ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। और उनके इस्तीफा देने की वजह से क्या हो जाता है, इस्तीफा देने की वजह से फिर इन्होंने भी कांग्रेस को छोड़ दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि इसके बाद में उन्होंने क्या कर दिया, कांग्रेस को छोड़ दिया। क्या बोलेंगे, कांग्रेस छोड़ करके कौन सा संगठन बनाया था, बताओ। कांग्रेस छोड़ करके एक संगठन बनाया था उन्होंने 1940 में। कौन सा, उसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या था, फॉरवर्ड ब्लॉक एक संगठन बनाया था कि भारत की आज़ादी के लिए हम काम करते रहेंगे। और कांग्रेस जब उन्होंने छोड़ दी थी तो कांग्रेस के छोड़ने पर उनके अध्यक्ष कौन बने थे, बताओ। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे इनके छोड़ने पर, तो राजेंद्र प्रसाद बने थे, राजेंद्र प्रसाद बने थे। और इनके विरोध में कौन था यहाँ पर, बताओ। सुभाष चंद्र बोस जी के विरोध कौन लड़ा था चुनाव, तो वो था बी पट्टाभी सीतारमैया। गांधी जी के फेवरेट कैंडिडेट थे। गांधी जी क्या कहते थे, अगर बी पट्टाभी सीतारमैया की हार हुई तो ये मेरी हार मानी जाएगी, बी पट्टाभी सीतारमैया। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, यानी कि गर्म दल के लोगों की तरफ इस समय लोगों का झुकाव जा रहा था। आगे आएंगे, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है दोस्त। देखो, गांधी जी की बात करें, एक क्वेश्चन बन जाता है, उससे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था, बताओ। अगर मैं आपसे पूछ लूं, गांधी जी प्रथम बार फर्स्ट टाइम किस अधिवेशन में आए थे, तो वो 1901 का है। क्या बोलोगे, 1901 में अध्यक्ष इसीलिए बहुत पूछे जाते हैं। अध्यक्ष जो कि कलकत्ता में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे दिनसा वाचा। कौन थे अध्यक्ष इसके, दिनसा वाचा। ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, दिनसा वाचा थे। जैसे दोस्त एक क्वेश्चन पूछा जाता है 1931 में अधिवेशन कहाँ हुआ था, कराची में। इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन थे, आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और ये अधिवेशन बाद में हुआ था, 23 मार्च 1931 के लगभग 8-10 दिन बाद हुआ। तो क्योंकि वहाँ पर आपका शहीदी दिवस हो चुका था 23 मार्च 1931 में, जो आपका शहीद भगत सिंह जी थे, राजगुरु जी थे, सुखदेव जी थे, उनको फांसी हो चुकी थी, ठीक है, फांसी हो चुकी थी। और इसीलिए गांधी जी ने यहाँ पर एक नारा दिया था कराची में, याद रख लेना। कराची में उन्होंने क्या कहा था, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं।
ये पूछा जाता है, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, ये किस अधिवेशन में कहा गया था? क्योंकि गांधी जी का विरोध किया गया था कि तुमने नहीं बचाया भगत सिंह जी को, इनको काले झंडे दिखाए गए, काले झंडे दिखाए गए, ठीक है। गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, गांधीवाद नहीं भैया। एक बार फॉरवर्ड ब्लॉक को देखिए, क्या हो गया फॉरवर्ड ब्लॉक? त्रिपुरी अधिवेशन हुआ 1939 में, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और कांग्रेस छोड़ करके फिर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक को, सॉरी रियली सॉरी, यहाँ पर देखो वापस 1940 नहीं 1939 होगा दोस्त, 1939 होगा। 1939 में कांग्रेस छोड़ी उन्होंने त्रिपुरी संकट के बाद में, जिसमें वो जियाउद्दीन का बेस बना करके अफगानिस्तान होते हुए भागे, और फिर 1941 में उन्होंने एक संगठन बनाया था फ्री इंडिया सेंटर 1941 में, 1941 ओके, ये मई महीने की बात है 1940 में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए बोलेंगे भाई। सर याददाश्त कैसे बढ़ाए? लगातार रिवीजन दोस्त, लगातार रिवीजन, मैक्सिमम टाइम। छोटा दरोगा फिर तुम बड़े दरोगा हो जाओगे। बन्नी चरागाह कहाँ पर है, बुग्याल चरागाह कहाँ पर है, खजियार कहाँ पर है और पहलगांव कहाँ पर है? तो आप बोलेंगे भैया आपका बग्गी बन्नी कहाँ पर है, आपका गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। बुग्याल आपके उत्तराखंड के हैं, और उत्तराखंड में ही आपका कौन से आते हैं? दून क्षेत्र भी आते हैं, जितने दून है, देहरादून हो गया, ठीक है। खजियार कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का, इसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। भारत की किस जगह को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? पहलगांव बहुत सुंदर जगह है देश में आपका, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में, जहाँ पर अभी घटनाक्रम हुआ बैसारण घाटी में, हमने आपको बताया था। तो पहलगांव जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में ही साथी क्या है? मर्ग हैं, जितने भी मर्ग हैं, मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग, तो मर्ग घास के मैदान भी यहाँ पर मौजूद है। 3-1-4-2 हमारा हो जाएगा, 3-1-4-2। मुझे बताओ जितने भी धनगर ग्रास फील्ड्स हैं वो देश में कहाँ पर हैं? धनगर, तो यहाँ को आप ऐसे भी बता सकते हो, आपने डांस में भी याद किया होगा, धनगरी। बताओ जरा, उसी से रिलेट करो कि धनगर नाम कहाँ होता है। तो धनगर जितने भी ग्रास फील्ड्स हैं, यानी कि जो आपके चारागाह हैं, तो ये धनगर हैं हमारे सारे के सारे। कहाँ पर? आप कहेंगे धनगर हैं हमारे महाराष्ट्र में। कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में। हम आपसे पूछेंगे बक्करवाल कहाँ पर हैं? बताओ बक्करवाल जो चरागाह हैं वो कहाँ पर हैं? तो 12 ये है आपके जम्मू और कश्मीर में। गद्दी कहाँ पर हैं दोस्त? बताओ गद्दी कहाँ पर हैं? गद्दी, तो गद्दी है आपके कहाँ पर? आपका हिमाचल प्रदेश में। रेबारी कहाँ पर हैं? बताओ, ये समुदाय भी है वहाँ पर, क्या बोलोगे? ये समुदाय भी है वहाँ पर। रेबारी ये आपका गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। जैसे कि यहाँ पर आपका रायका भी होते हैं, रायका, रेबारी, ये सब कहाँ पर हैं? आपके गुजरात में है। ओके। भारत की सीमा पर स्थित निम्नलिखित दर्रों का पूर्व पश्चिम सही क्रम पहचानिए। पूर्व से पश्चिम की ओर, सबसे पूर्व में क्या पड़ता है हमारे देश में? बताना जरा, सबसे पूर्व में कौन सा इधर राज्य कौन सा होता है? सबसे पूर्वी बिंदु मैंने आपको बताया था किबूथू। किबूथू कहाँ पर पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। तो सबसे पूर्व वाला ढूंढ लो, क्या सिपकिला है भैया? ये आपका हिमाचल प्रदेश। नाथुला सिक्किम है, नाथुला सिक्किम है। सबसे पूर्व में बोमडिला हो जाएगा। आंसर आसान था, तो क्या बोलेंगे? उससे डरना ही नहीं था पूर्व पश्चिम से। ये देख लें सबसे पूर्व में कौन सा है। नाथुला कहाँ का है? बताओ, सिक्किम का है। लिपुलेख कहाँ का दर्रा है? बताओ जरा, उत्तराखंड का है आपका। सिपकिला कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का है। तो ऐसे ही तो पड़ेगा, पहले अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, फिर उसके बाद में सिक्किम आ जाएगा, फिर आपका उत्तराखंड का लिपुलेख आ जाएगा, और फिर हिमाचल का क्या आ जाएगा? आपका सिपकिला आ जाएगा। आएगा या भैया नहीं आएगा? मुझे बताओ एक बार, बोलो भाई फटाफट से, बोलो भाई फटाफट से। तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल। माना पास मुझे बताओ कहाँ पर है? माना पास कहाँ पर है? माना बोले या नीति, नीति पास। पास का मतलब होता है दर्रा, रास्ता, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? ला भी कहते हैं। ला, ला, ला बोल दो या पास बोल दो। तो ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। बनिहाल दर्रा बताओ कहाँ पर है? बनिहाल, तो बनिहाल है आपका साथी, बनिहाल है जम्मू और कश्मीर में। रोहतांग बताओ कहाँ पर है? रोहतांग दर्रा, तो रोहतांग दर्रा है हमारा हिमाचल प्रदेश में। बुमला कहाँ पर है? बुमला, तो बुमला है आपका साथी, क्या बोलोगे? वो अरुणाचल में है। जैलेपला कहाँ पर है? बताना, जैलेपला कहाँ पर है? जैलेपला, क्या बोलेंगे? जैलेपला कहाँ पर है दर्रा? तो जैलेपला है आपका सिक्किम में। दीफू कहाँ पर है? दीफू, क्या बोलोगे? दीफू दर्रा कहाँ पर है? दीफू, तो दीफू है आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। और खारदुंगला कहाँ पर है? बताना, खारदुंगला, तो खारदुंगला है दोस्त आपका लद्दाख में। क्या बोलोगे? लद्दाख में। क्या बोलेंगे? लद्दाख में। एक बार थम्स अप करो एक एनर्जी के साथ में, बोलेंगे भाई फटाफट से, एक एनर्जी के साथ में थम्स अप करो कि भैया इन सब चीज़ों को हम जरूर रिवाइज करेंगे, और ज़रूर हम इस फैक्ट्स को, जितने भी फैक्ट आप हमें प्रोवाइड कर दीजिए, प्रॉमिस हमारी तरफ से ये रहेगा कि हम जब एग्ज़ाम में अपने में जाएंगे, तब कभी भी जाएंगे, तब हम उन चीज़ों को रिवाइज करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे।
जरूर आपका चाहिए, बोले भी फटाफट से। खैबर दर्रा तो भैया आपका अफगानिस्तान की तरफ है, भारत की सीमाओं पर है। आगे आएंगे, बहुत बढ़िया। इनमें से कौन सा दर्रा, अच्छा आंसर कर रहे हैं आप, खैबर दर्रा। निम्न में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? खैबर दर्रा नहीं है, जो पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट समझते हैं कौन सा है? तो ये तो हमारा ईस्टर्न घाट है, ये है वेस्टर्न घाट। ये क्या है? ये वेस्टर्न घाट है और ये ईस्टर्न घाट है, यानी कि ये पूर्व आपका क्या बोलोगे, पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट पर थालघाट है, भोर घाट है, आपका पालघाट है। खैबर दर्रा नहीं है, क्या बोलोगे भैया जी? खैबर दर्रा नहीं है, क्योंकि खैबर दर्रा तो आपका कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पड़ता है। पेशावर शहर जो है ना उसके पास में है, पेशावर सिटी के पास में। थालघाट की अगर हम बात करते हैं तो ये पड़ता है आपका नासिक, नासिक और मुंबई को जोड़ने के लिए, किसके लिए? नासिक और मुंबई को जोड़ने का काम करता है। भोरघाट आपका पुणे को मुंबई से जोड़ता है, किसको? पुणे को मुंबई से जोड़ता है, मुंबई को। और अब आप मुझे बताओ पालघाट किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है आपका पालघाट, ये भैया कोच्चि को चेन्नई से, किससे? कोच्चि को चेन्नई से, यानी केरल को अगर हम बात करें तो केरल को तमिलनाडु से जोड़ने का काम करता है, किससे? केरल को तमिलनाडु से जोड़ने का काम करता है। यहाँ पर एक आपका साथी और आता है दर्रा, सेनकोटा। क्या बोलोगे? सेनकोटा। सेनकोटा किसको जोड़ता है? वो तिरुवनंतपुरम को, तिरुवनंतपुरम को और आपका तिरुवनंतपुरम को और मदुरै शहर को जोड़ता है। तो दोनों शहर कहाँ के हैं बताना जरा। तिरुवनंतपुरम कहाँ का है? तो आप कहेंगे भैया तिरुवनंतपुरम तो हो गया आपका केरल का और आपका मदुरै हो गया तमिलनाडु का। तो इन दोनों को जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का। देखो इसमें कई बार तो ऐसा होगा कि ये तो आपका क्या हो गया साथी, नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये क्या हो गया, साउथ हो गया। तो इसमें उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछ लेता है, वो बहुत बार पूछता है। नॉर्थ टू साउथ इसका क्या क्रम है दर्रों का? तो नॉर्थ टू साउथ पहले थाल आएगा, तो टी लिखना, पहले टी लिखना, फिर बी लिखना, फिर आता है भोर घाट, क्या आता है? भोर घाट आता है। फिर आता है आपका चोरला, क्या आता है? चोरला आता है। और फिर आता है पाल घाट, क्या आता है? फिर पाल घाट आता है। तो क्या से याद रखेंगे? TBCP, क्या बोलोगे? TBCP, थाल घाट, भोर घाट, भोर घाट, चोरला और फिर पाल घाट आता है। बोलो TBCP, क्या याद रखेंगे? नॉर्थ टू साउथ TBCP होगा, TBCP होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आम्र बोसार, जो आपका मैंगो सावर होता है, मैंगो सावर जो आम को पकाने में मदद करता है, क्या वो केरला में होती है? हाँ जी। काल बैसाखी क्या राजस्थान में होती है? नहीं भैया, काल बैसाखी जो होती है आपका, क्या राजस्थान सुमेलित नहीं है। काल बैसाखी कहाँ पर होती है बताएंगे? तो हम कहेंगे काल बैसाखी वेस्ट इंडीज में, सॉरी वेस्ट बंगाल में होती हैं, वेस्ट बंगाल में होती हैं। या फिर इनको हम कह सकते हैं आपका नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में कौन सी आपका इसी नाम से होती हैं, सॉरी लिखा ही हुआ है ऑप्शन सी में। तो नॉर्थ इंडिया में तो फिर उन्हीं को नाम को लू कहा जाता है, हम आपको ये बताने वाले थे। ठीक है, क्या बोलेंगे उनको? लू नॉर्थ इंडिया में कहा जाता है, यानी हरियाणा में। मंजरी बौछारें जो आपका साथी, मंजरी आपका, मंजरी किसको बोलते हैं? कॉफी सावर को बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कॉफी सावर। कॉफी को क्या कहा जाता है? मंजरी। तो कॉफी सावर बोले तो आपका मंजरी की बौछारें। तो काल बैसाखी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी? आपका गलत हो जाएगा। मुझे बताओ यहाँ पर ऐसी एक हवाई चलती है नोहर। नोहर कहाँ पर चलती हैं? तो नोहर चलती हैं आपका बिहार और झारखंड में। कहाँ पर? बिहार और झारखंड में। लू सर्दियों में चलती हैं या गर्मियों में? अब लू चलने का वक्त आ चुका है। क्या बोलेंगे? गुरुजी सब परिवार में ठीक है मेरे दोस्त, सब ठीक है, एकदम से सब ठीक है। एंड थैंक यू फॉर आस्किंग, दिल धन्य हो गया। बोलो जी फटाफट से। तो क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे? बिहार और झारखंड में। और जो लू चलती है, लू कितने टेम्परेचर पर चलती है? लगभग जब आपका 45 डिग्री टेम्परेचर होगा, और इन दिनों में ही चलेंगी आपका। इन दिनों में ही साथी अगर हम बात करें आपका, आपका मानसून आएगा या नहीं आएगा? बोलो मानसून कैसे आता है? मानसून को बताओ। मानसून की अगर हम बात करें तो जो मानसून आता है आपका, मानसून आता है दक्षिण पश्चिमी जब हवा चलेंगे। क्या चलेंगी? दक्षिण पश्चिम हवा चलेंगे, दक्षिण पश्चिम हवाओं से। और भारत के किस 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 राज्य में सबसे पहले आएगा मानसून? किस राज्य में उसका प्रवेश होगा? राज्य में प्रवेश होगा आपका, तो राज्य में प्रवेश होता है उसका सर्वप्रथम केरला में। क्या बोलोगे? केरला में। इन्हीं दिनों में साथी भूमध्य सागर में क्या होते हैं? पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न हो जाते हैं। क्या? पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ बोले तो आपका जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? ये भूमध्य सागर में या फिर कैस्पियन सागर में। भूमध्य सागर में या फिर कैस्पियन सागर में उत्पन्न होते हैं आपका पश्चिमी विक्षोभ।
पश्चिमी विक्षोभ का काम क्या होता है? देखो मानसून के समय तो वर्षा होती है ही, लेकिन जब गैर मानसूनी वर्षा हो जाए, यानी जब किसान को जरूरत भी नहीं है और तब हो जाए, फसलों को बर्बाद कर देती है, वही है पश्चिमी विक्षोभ। इसमें क्या होता है? गैर मानसूनी वर्षा होती है, गैर मानसूनी, यानी कि सर्दियों में वर्षा हो जाएगी, गैर मानसूनी वर्षा, तो सर्दियों में वर्षा कर देगा आपका। जैसे वर्षा की बात हम कर रहे हैं, तो मुझे ये बताओ, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा किस जगह पर होती है? सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पर होती है? सबसे ज्यादा वर्षा भारत में कहाँ पर होती है? तो सबसे ज्यादा वर्षा होती है आपका मासिन राम में। कहाँ पर? मासिन राम में। और मासिन राम कहाँ पर पड़ता है आपका? मासिन राम में, जहाँ पर लगभग 11,871 mm वर्षा होती है। जल का स्तर देखा जाता है ना उससे, mm से आपका। मुझे बताओ, वर्षा के जो जल की माप की जाती है किससे होती है? रेन गेज से। तो रेन गेज यानी वो उसको कितना उठा देगा ऊपर, तो यही गेज होता है। मासिन राम ये कहाँ पर पड़ता है? मेघालय में। और मेघालय में जो साथी आपका, मुझे बताओ, जो मेघालय है उसमें जो 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया, कौन कौन सी? गारो, खासी और जयंतिया। इनमें सबसे ज्यादा वर्षा किस में होती है? तो आप क्या बोलोगे? खासी में होती है, और उन्हीं में स्थित है मासिन राम, तीनों पहाड़ियों के बीच में। तो क्या बोलेंगे आपका? ये आपका खासी में है। उत्पादन के 4 कारक कौन कौन से होते हैं? आपको यदि प्रोडक्शन करना है दोस्त, तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? पूंजी चाहिए आपको, हाँ जी भैया चाहिए। परिवहन, उत्पादन के लिए परिवहन नहीं, परिवहन तो कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। परिवहन नहीं होगा दोस्त आपका, परिवहन नहीं होगा तो क्या बोलेंगे? भूमि चाहिए, हाँ जी भैया। श्रम चाहिए, लेबर, काम तो करना पड़ेगा, हाँ जी। पूंजी, कैपिटल चाहिए, और साथ में एंटरप्रेन्योरशिप भी चाहिए, हाँ जी, उद्यमिता भी चाहिए। और यहीं पे हम निकालते हैं फिर औसत उत्पाद। ये फॉर्मूला बहुत पूछा जाता है, बताना जरा। जो एवरेज आपका साथी प्रोडक्ट होता है, औसत उत्पाद को कैसे निकालते हैं? औसत उत्पाद निकलता है कि कुल उत्पाद देख लो, टोटल प्रोडक्ट देख लो, टोटल प्रोडक्ट, कुल उत्पाद अपॉन अपॉन श्रम अर्थात लेबर। तो क्या होता है? एवरेज प्रोडक्ट इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट अपॉन लेबर हो जाएगा, अपॉन लेबर हो जाएगा। द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 नामक बुक किस अर्थशास्त्री के द्वारा लिखी थी? मैंने दोस्त कैलकुलेशन करी है, और कैलकुलेशन करके मुझे ये लगा कि जो सेट है ना आपके, जैसे हमको 30 कराने थे, तो ऐसा भी हो सकता है वो सेट हमको शायद 31, 32 या 33 कराने पड़े। जो चीज़ें मैं सोच रहा हूँ आप सब लोगों को क्रमवार डिलीवर करने की, कि ये चीज़ तब उन सेट के बीच में तब डिलीवर होगी, तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है 1-2 सेट आपके एक्स्ट्रा हो सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें? कोई परेशानी तो नहीं? बताओ। तो जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 नामक पुस्तक किस अर्थशास्त्री द्वारा लिखी गई? अगर 30 में पूरा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, फिर तो उसी में कर देंगे। बाकी लगेगा तो करा लेंगे आपका। सर मतलब ये 30 क्लासेस करानी थी ना टोटल, तो मैं उस हिसाब से चल रहा हूँ, मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा क्लास बढ़ सकती है 1-2। तो ये किसकी है? ये जेएम कीन्स की बुक है। किसकी है? जेएम कीन्स की बुक है। एडम स्मिथ की बुक का नाम बताना जरा मुझे। एडम स्मिथ की बुक का नाम क्या है? एडम स्मिथ, पहली बात तो याद रख लेना, उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं, अर्थशास्त्र के पिता कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है एडम स्मिथ किस देश के हैं, किस देश के, और कौन सी बुक लिखी और किस ईयर में लिखी? तो क्या बोलेंगे? एडम स्मिथ, जो कि आपका स्कॉटलैंड के है। कहाँ का? स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड। और इसकी बुक का नाम जो है, एडम स्मिथ की जो बुक का नाम है, वो थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स है। क्या बोलोगे? थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट, पहले ये बुक लिखी थी इन्होंने। थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स ये बुक लिखी है इन्होंने 1759 में। और फिर वेल्थ ऑफ नेशंस, क्या बोलोगे? वेल्थ ऑफ नेशंस। और वेल्थ ऑफ नेशंस कब लिखी? वेल्थ ऑफ नेशंस लिखी 1776 में, ठीक है, 1776 में, ठीक है। और आपका जेएम कीन्स हो गया आपका, तो इसको, हाँ, एडम स्मिथ को और क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, यानी कि आपका क्या कहेंगे हम? अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। मुझे बताओ, कैपिटल इन द आपका जो 21 सेंचुरी है, ये किसने लिखी है बुक? क्या बोलेंगे? कौन सी बुक है? कैपिटल इन द 21st सेंचुरी। कैपिटल इन द 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी ये किसने लिखी है? 21st सेंचुरी बुक किसने लिखी है? इकोनॉमिक्स की बहुत चर्चित किताब है, तो बोलना थॉमस पिकेटी ने लिखी है। किसने लिखी है? थॉमस पिकेटी ने लिखी है। थॉमस पिकेटी ने इसको लिखा है। पुअर इकोनॉमिक्स किसने लिखी है? पुअर इकोनॉमिक्स बुक को किसने लिखा है? तो भारतीय अभिजीत बनर्जी ने लिखा है, ठीक है। अभिजीत बनर्जी ने, उनके एक सहायक लेखक थे, उनका नाम है एस्थर डुफ्लो। एस्थर डुफ्लो किसके साथ मिलके?
एस्थर डुफ्लो, ये इनके साथ ही रहते हैं ज़्यादातर। एस्थर डुफ्लो ने मिलकर के इसको लिखा है, एस्थर डुफ्लो ने। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसने लिखी है बताना? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ये साथी बहुत पुराने अर्थशास्त्री हैं। इकोनॉमिक्स ये लिखी है आपका अल्फ्रेड मार्शल ने। एक क्वेश्चन पूछ लें रिवीजन वाला, बताना। मैंने आपको कल बताया था अमर्त्य सेन को जो आपका नोबेल मिला था 1998 में, वो किस फील्ड में मिला था? अमर्त्य सेन को 1998 में किस फील्ड में मिला था? तो आप क्या बोलेंगे भैया? उनको मिला था आपका वेलफेयर इकोनॉमिक्स में, यानी कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र के, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है। ओके। एक अलग अनुशासन के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक जनक के रूप में किसे जाना जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र को, समष्टि को, समष्टि अर्थशास्त्र को, समष्टि। तो समष्टि का मतलब क्या है आपका? एक तो होता माइक्रो, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, एक होता मैक्रो यानी कि विशाल हो गया आपका, विशाल। तो इसका जो जनक है वो J.M. कीन्स है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स के कौन है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के कौन है? यानी कि जो आपका सूक्ष्म अर्थशास्त्र है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, जिसको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र भी जिसको कहा जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो इसके साथी कौन है? तो इसके हैं आपका, क्या बोलोगे? अल्फ्रेड मार्शल। बोलो जी साहब, कौन है? अल्फ्रेड मार्शल है भाई साहब, अल्फ्रेड मार्शल है। और साथ में आपका एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब की गई थी? व्हेन वाज द प्रधानमंत्री मंत्रा वंदना योजना लॉन्च्ड? 1 जनवरी 2017 को, 2018, 2016, 2015। तो 1 जनवरी 2017 को की गई थी, सो गई थी, ठीक है, 1 जनवरी 2017 को। इसका मूल नाम क्या होता था पता है आपको? इस योजना को ही पहले कहा जाता था आपका, क्योंकि 2010 की योजना थी, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना इसको कहा जाता था, सहयोग योजना इसको कहा जाता था, सहयोग योजना। और जननी सुरक्षा योजना कब हुई थी? जननी समझ रहे हैं, माता को कहते हैं जननी, जननी सुरक्षा योजना ये कब शुरू हुई थी हमारे देश में? 2005 में। ये इंपॉर्टेंट है। महिला और बच्चों के लिए एक बताओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब शुरू हुई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी कि आपका इसके उद्देश्य थे कि महिलाओं को सुरक्षित करो, जो आपका जेंडर रेशियो बिगड़ा हुआ है, आपका सेक्स रेशियो बिगड़ा हुआ है, उसको ठीक करें। तो 22 जनवरी 2015 को किस राज्य से शुरू की गई थी इसको बताओ? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को इसी दिन ही सुकन्या समृद्धि चली। सुकन्या समृद्धि भी किस दिन चली है? इसी दिन चली है, सुकन्या समृद्धि योजना। तो बच्चियों को सुरक्षित करना है, महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए उसको, ठीक है ना। जो चाइल्ड्स में बच्ची हैं भाई, लोगों के अंदर आज भी वो द्वेष है कि बच्ची होगी तो कितना भी विकसित भारत हो गया हो, या अभी तो कितना भी विकसित हो जाए, लेकिन कभी दकियानुसी सोच लोगों के मन में आज भी है। ऐसा कोई नहीं है जो वो मुस्कुरा दे एकदम से, बहुत कम है, 1% लोग होंगे, 1% लोग होंगे वो तब तो मुस्कुरा देते हैं कि पहले लड़के हैं ठीक है लड़की होगी, लेकिन जब पहली बार में लड़की हो जाए तो तब शायद कोई मुस्कुराए, लेकिन दूसरी बार में दूसरी भी लड़की हो जाए तो मुस्कुराहटें उड़ जाती हैं। तीसरी बार में अगर तीसरी लड़की हो गई तो फिर तो ऐसे समझो कि भैया तब तक बच्चे करने तब तक लड़का ना हो जाए। जैसे आते ही एकदम से वो चक्रवर्ती सम्राट अशोक पैदा होंगे और आते ही समस्त अखंड भारत का निर्माण वही बच्चा करेगा, ठीक है, नहीं तो हो नहीं पाएगा। फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वही भारत है जो वो बच्चा जो पैदा होगा वही ऐसा बच्चा पैदा होगा जो आज हमारा वो चल रहा है ना टैक वॉर, जो टैक वॉर हमारा तक तो कहाँ चल रहा है, हम तो टैक वॉर में कहीं भी नहीं है। चाइना और अमेरिका के बीच में टैक वॉर जो चल रहा है, वही बच्चा उस टैक वॉर में इंडिया को आगे लेके जाएगा। तो वो जरूर आना चाहिए, है ना, उसके बगैर आए तो कुछ हो ही नहीं सकता। और ऐसा भी हो सकता है वही 10वां अवतार कल की भी हो जाए, तो पॉसिबल है ये भी। तो इसीलिए वो लोग ये करते हैं कि लड़का पैदा ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ भी तो ये लिख दिया गया ना कि 10वां अवतार लड़की नहीं हो सकती। तो ये भी घोषणा कर दी गई पहले ही कि 10वां अवतार जो होगा वो लड़का होगा, तो लड़की नहीं हो सकती। तो ये भी बड़ी चिंता है लोगों को कि क्या पता वो 10वां अवतार हमारे घर में ही पैदा हो जाए। तुमको छोड़ के आ रहे हैं ये अनाथ आश्रम और तुम फिर भी नहीं मान रहे हो, ठीक है। वो तो क्या, वो तो बेचारे बुजुर्ग हो चले, हमसे पहली पीढ़ी है, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तुम जो तुम्हारे साथ के, अगली पीढ़ी हमारी होगी, है ना। तो देख लेना थोड़ा इसका। तो इसी का नाम बदल के इस योजना का क्या नाम रखा गया? इसी का नाम करने की प्लानिंग की गई, बदलाव, बेटी आपकी धनलक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। 2019 में जब कमेटी बैठी थी तो इसका नाम क्या सुझाया गया था तब उस समय पर? बेटी आपकी धनलक्ष्मी और विजय लक्ष्मी, बदलाव, BADLAV, बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी
कोई दिक्कत, कोई परेशानी? निम्न में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है? संवेग की गणना, संवेग बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, और संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो क्या बोलोगे? संवेग यानी कि P मोमेंटम, P बराबर क्या होता है? M इंटू वी। अब मैं बोलूँ V दुगना हो जाए तो क्या हो जाएगा? संवेग भी कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। अब इसका थोड़ा यूनिट करके बताओ, डायमेंशन बताओ इसका। M, मास को किस में नाप लेंगे? किलोग्राम में, यानी M में नाप जाएगा। और ये क्या होता है आपका? V। वेग क्या होता है? वेग बराबर होता है आपका, वेग क्या हो जाएगा? वेग बताओ फटाफट से, विस्थापन बटे समय से निकाल लेंगे। तो इसको निकाल लेंगे L अपॉन टी से। किससे? L अपॉन टी से निकाल लेंगे। तो क्या बन जाएगा? MLT की पावर -1। आप मुझे बताओ थोड़ा सा, सही है क्या ये? MLT का पावर -1। मेरा हाथ थोड़ा कमजोर है इसमें, एकदम ठीक है, ओके, फिर तुक्के से हो गया हमसे। MLT का पावर -1 हो जाएगा। रॉकेट भी किस पर उड़ता है साथी? वो आपका संवेग संरक्षण नियम पर उड़ता है। किस पर? रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करेगा? तो रॉकेट आपका जो आपका संवेग संरक्षण होता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। वेग अगर 2 गुना हो गया तो ये दुगना हो जाएगा, और गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? वेग दुगना हो गया तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि V का स्क्वायर होता है, उसमें क्या होता है? V स्क्वायर होता है। प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होती है नेचर में? क्या मेटल होता है? नॉन मेटल होता है? मेटलॉइड कल आपको बता दिए, मेटलॉइड नहीं होते हैं, धातु होती है, मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या बोलेंगे? और ये क्या होते हैं? ताप और विद्युत के भी क्या होते हैं? आपका कंडक्टर्स होते हैं, यानी कि टेम्परेचर, टेम्परेचर भाई लोहे में आप गर्म करोगे तो गर्म हो जाएगा ना, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराओगे तो हो जाएगी ना, हाँ हो जाएगी बिल्कुल। और जितनी भी धातु होती हैं उनका जो आपका साथी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हमेशा ऊंचा होगा, कथनांक जो होता है उनका हमेशा ऊंचा होता है। ये क्या होते हैं? इनके ऊंचे होते हैं, हाइयर होते हैं, हाइयर। जितने भी साथी धातु होंगे वो सब तन्य तन्य होती है, नहीं होती? यानी उनमें अगर हम बोले टेंसिलिटी होती है, नहीं होती? उनमें आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता का मतलब, आघात वर्धक बोलते हैं, वो मैलिएबल होती है, नहीं होती? यानी उनकी सीट वगैरह बनाई जा सकती है, नहीं बनाई जा सकती? उनकी चादर बनाई जा सकती है? आप कहेंगे हाँ जी बनाई जा सकती है। आप मुझे बताओ सबसे अधिक तन्य कौन सी धातु होती है? सबसे अधिक जो साथी टेंसिलिटी होती है वो किसकी होती है? सबसे अधिक तन्य होती है आपका, सबसे अधिक जो टेंसाइल होती है वो कौन सी होती है? तो वो होती है गोल्ड। सबसे अच्छे तार किसके बन सकते हैं? गोल्ड। लेकिन आदमी चुरा के ले जाएगा, तुम अगर तार सोने के लगा लोगे तो इतना अच्छा भारत थोड़ी है, यहाँ पर चोरी हो जाएगी आपका। जो ट्यूबवेल होती है उनकी मोटर्स में तो जाके कॉपर तो निकाल लेते हैं लोग, कॉपर है ना, तांबा। तो तार तो गोल्ड का कौन छोड़ेगा? इसीलिए फिर क्या बोलेंगे आपका सर्वश्रेष्ठ सुचालक, क्या बोलेंगे उसमें? फिर आपका चांदी होती है, फिर चांदी होती है, इसके भी तार से बच जाते हुए, फिर बचते हैं एल्यूमिनियम, कॉपर, उन्हीं को लगा लो। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें, अधातु की बात करें, किसकी बात करें? अधातु की। मतलब अभी मैंने बोला कि इतना अच्छा भारत थोड़ी है, तो भारत का निर्माण कौन करते हैं? हम जैसे लोग। तो हम जैसे लोग अच्छे नहीं है, हम जैसे लोगों के अंदर भी क्या है बताओ? दिखाए भी क्या कह रहे हैं ऊपर? हाँ। भैया हमारी पकड़ ली मोटर 1 महीने पहले। मोटर पकड़ने की बात थोड़ी है, अच्छा पाड़ ली मोटर। अच्छा भैया बहुत गांव में बहुत चोरी होती है। नॉन मेटल्स, क्या बोलोगे? नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स। गांव में ये चोर तो पता है क्या बात और चलते हैं। पहले तुमने एक कहानी सुनी थी, हम छोटे से थे तो उन्होंने कहा एक बंदर आया, वो स्प्रिंग के जूते पहन के आता है, बंदर स्प्रिंग के जूते। उससे पहले कहानी चलती थी कि एक छलाया आता है, वो उल्टे पैर उसके होते, वो उठा के ले जाता है। तो ये सब चोरों के द्वारा ही तो चलाई गई कहानियां हैं सारी, कि एक बंदर जंप करता आता है छतों पे, बच्चों को उठा के ले जाता है। और ये सब चोरों के द्वारा चली गई कहानियां हैं, ताकि लोग जो है रात को घर से बाहर ना निकले और चोर बड़ी आसानी से फिर चोरी को अंजाम दे पाए। ठीक है, तो ये सब कहानियां ऐसी तो डेवलप की जाती हैं। हमने इतनी सारी कहानी सुनी है। एक बार तो हमारे गाँव में वो लगने लग गए थे गेट पर, वो नहीं होते थापे, थापे जो होते निशान लगाने का। हमारी मम्मी भी चल दी, कोई कोई कह रहा है वो चुड़ैल आती है रात को आके प्याज मांग लेगी, वो जाकर के उसको प्याज देनी है। मैंने कहा माता हमसे हाथ जुड़वाओ, तुम बस रुक जाओ कैसे भी करके। अधातु नॉन मेटल्स, अधातु क्या होते हैं बोलो? अधातु होते हैं धातु की जस्ट अपोजिट होती है, मेटल्स की एकदम से उल्टी होती है। क्या बोलोगे? और इसमें एकमात्र ऐसी अधातु जो द्रव अवस्था में रहती है, एकमात्र नॉन मेटल कौन सा है जो साथी आपका द्रव अवस्था में, यूं तो ये आपका तीनों तो द्रव अवस्था में कौन सी धातु रहती है? तो द्रव अवस्था में रहती है आपका ब्रोमीन। क्या बोलोगे? ब्रोमीन। आपसे कभी भी पूछे जितनी भी अधातु होती है वो सब कैसी होती है? वो एसिडिक होती हैं, अम्लीय होती हैं। कैसी होती हैं? एसिडिक होती है। नेचर कैसा होता है उनका? एसिडिक होता है। कैसा होता है? एसिडिक होता है। ओके, एसिडिक होता है।
निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है? मोनेरा समूह से, बोलो भाई, मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है। बैक्टीरिया, मोनेरा समूह। तो यहां पर अगर हम बात करें भैया, बैक्टीरिया होता है, हाँ जी बैक्टीरिया होता है। देखो इसको ऐसे समझना, जितने भी जीवित जीवाश्म है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जितना भी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितना भी है, उसको बांटा जाता है आपका दो कैटेगरियों में। एक तो प्रोकैरियोटिक में, क्या बोलोगे, प्रोकैरियोटिक में नापा जाता है उसको, प्रोकैरियोटिक में उसको हम मतलब बांट सकते हैं ये कहें तो। एक यूकैरियोटिक में, किसमें, यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में। अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या इसमें होता है, आपका जितने होंगे वो एक कोशीय होते हैं, एक कोशिका वाले, एक कोशिकी यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं, एक कोशिकीय यानी यूनिसेल्युलर होते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें दोनों तरह के होते हैं। इसमें यूनिसेल्युलर भी होते हैं, एक कोशिकीय भी होते हैं, और बहुकोशिकीय भी होते हैं। क्या होते हैं इसमें, बहुकोशिकीय भी होते हैं, यानी कि मल्टी सेल्यूलर भी वो होते हैं, मल्टी सेल्यूलर भी। और प्रोकैरियोटिक में आपका आता है मोनेरा, क्या आता है, मोनेरा आता है। यहाँ पर क्या आ जाता है आपका, मोनेरा आ जाता है। और इसमें इसमें एकमात्र उदाहरण आता है आपका प्रोटिस्टा, जो कल मैंने 5 जगत वर्गीकरण बताया था। बताओ किसने किया था आपका 5 जगत वर्गीकरण, किसने किया था? तो वो किया था विटकर ने। किसने, विटकर ने 1969 में किया था उसने। और बहुकोशिकीय में कौन कौन से आ जाते हैं इसमें, जितना फंगी है, प्लांटी हो गया आपका, प्लांटी हो गया, प्लांटी। और आपका प्लांटी के अलावा आपका एनीमेलिया हो गया, एनीमेलिया हो गया, एनीमेलिया हो गया, ठीक है, एनीमिलिया हो गया आपका। तो सभी बैक्टीरिया जितने भी होंगे वो सब मैनोरा में आते हैं। साइनोबैक्टीरिया होगा, माइकोप्लाज्मा हो गया, इनको बोलते हैं हम यू बैक्टीरिया। जब आप पढ़ते होंगे, ये सत्य जीवाणु है, ये आध जीवाणु है, ये पुराने हैं। ये क्या है, ये सत्य जीवाणु है आपका, सत्य जीवाणु इनको बोला जाता है, सत्य जीवाणु। तो ये सब किस में आते हैं, बैक्टीरिया में ही आते हैं। डाइटम नहीं आता इसमें। डाइटम क्योंकि किस में आएगा आप जानेंगे, डाइटम आता है प्रोटिस्टा ग्रुप में। किस में आता है डाइटम, प्रोटिस्टा में आएगा, प्रोटिस्टा में आता है। किस में आता है डाइटम, प्रोटिस्टा में आएगा। निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? एक कोशिकीय, अगर एक कोशिकीय जीव की बात अगर हम आपसे कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका यूनिसेलुलर होते हैं उसमें एक तो आपका आ जाता है अमीबा हो गया, अमीबा, ठीक है। डाइटम हो गया, डाइटम। अभी देखो हमने बोला डाइटम एक जीव, एक कोशिकीय हो गया। तो आप कहोगे भैया डाइटम अगर एक कोशिकीय होता है तो फिर तो वो मोनेरा में आना चाहिए, तो मोनेरा में आना चाहिए था एक कोशिकीय तो, ठीक है। आपने कहा डाइटम नहीं है, तो अब आप समझ गए होगे डाइटम किसमें, एक कोशिकीय तो है, लेकिन कौन से में, आपका यूकैरियोटिक के आपका यूनिसेल्युलर में आता है और प्रोटिस्टा में आएगा। थम्स अप करो, बात क्लियर है? हाँ जी भैया बात क्लियर है। तो क्या बोलोगे, अमीबा हो गया आपका, डाइटम हो गया, इसमें युगलीना आ जाता है, पैरामीशियम आ जाता है, युगलीना हो गया आपका, पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है। प्रोटोजोआ हो गया, इसमें कौन सा हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, जोआ। तो ये सब क्या है, ये आपका एक कोशिकीय होते हैं। पैंथ्रोड ये नहीं भैया, क्या हो जाएगा इसमें, प्रोटोजोआ आ जाएगा, प्रोटोजोआ आ जाएगा। ईस्ट बोल दें, ईस्ट भी सी में आ जाता है। मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष बताओ जी। तो भैया आपका क्रिस्टी कोवेंट्री बनी है, ये अफ्रीकन है। क्या बोलोगे, क्रिस्टी और आपका कोवेंट्री बनी है। कहाँ की है, जिम्बाब्वे की है। इनसे पहले कोई महिला नहीं बनी थी क्या? हमने तो पढ़ा है आपका। आप हमें बताओ, नीता अंबानी नहीं बनी थी क्या? नीता अंबानी नहीं बनी थी क्या भैया, बताओ एक बार सारे लोग। अरे कमेंट रिफ्रेश कर दो यार, सारे लोग बोले भी फटाफट से। नीता अंबानी नहीं बनी थी क्या? नहीं बनी थी, बनी थी, नहीं नहीं बनी थी, अरे बनी थी भैया सदस्य थी, सही बात एकदम से। नीता अंबानी कौन थी, याद रखना, नीता अंबानी वो आईओसी की सदस्य थी। क्या बोलोगे, आईओसी की पहली महिला सदस्य थी। वो कौन थी, वो आईओसी की सदस्य बनी थी, सदस्य बनी थी, ठीक है। पद्मा सामोरा, इनकी बात करें, ये आपका, इनकी बात नहीं करें। पीटी ऊषा, ये आपका भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष हैं। कौन सी हैं, आईओ की पहली महिला, पहली अध्यक्षा लिख लो ना, सीधे सीधे महिला आ लगा दो तो अध्यक्षा महिला ही हो गई। नगोजी ओकोंजो इवेला, ऑप्शन डी, ये किसकी है भैया, ये WTO की पहली महिला है। ये WTO की पहली महिला हैं और साथ में अफ्रीकी भी हैं। क्या बोलोगे, पहली महिला हैं और अफ्रीकी भी हैं। ताई जी को कभी मत भूलना आप, ठीक है। क्या बोलेंगे, नीता अंबानी। अच्छा, आईओसी की स्थापना कब हुई है? आईओसी बना था 23 जून को 1894 में। कब, 23 जून 1894, 23 जून 1894। कहाँ पर, पेरिस में। कौन था संस्थापक, बोले पियरे डी कोबार्टिन, एक टीचर थे,
पियर डी कोबार्टिन ने इसकी स्थापना की थी। पियर डी कोबार्टिन ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है बताना। वर्तमान में हेडक्वार्टर है आपका लुसाने में, 2015 में पहुंचा दिया गया था वहां पर, लुसाने स्विट्जरलैंड में, लुसाने स्विट्जरलैंड में इसको स्थापित कर दिया गया था, ठीक है। आईओसी। और क्या बात होगी इसमें? और कोई बात नहीं हो सकती इसमें। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान किसने शामिल किया है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स में बताओ जी, शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? एक प्रॉमिस करके मुझसे जाना, जितने भी साथी क्लास देखें, अब 3 दिन आपको मिलेंगे, कल कक्षा नहीं होगी, सैटरडे नहीं होगी, संडे नहीं होगी। रिवाइज करके जितने भी साथी तुम पीछे चल रहे हो, जो भी अभी कोई ऐसा होगा जो चौथे पर होगा, कोई ऐसा होगा जो छठे पर होगा, कोई ऐसा होगा जो 8वें पर होगा, है ना, अपने क्रम से ही तुम करते होगे, तो फिर मंडे तक मुझे तुम सब तैयार चाहिए। और मंडे में मेरे आने से पहले एक ही बात कि सब कुछ तैयार है, सब कुछ तैयार है, वो भरोसा तुम मुझे देते रहना। परीक्षा तक हम तुमको साथी और मजबूत और मजबूत और मजबूत करते रहेंगे। बोलेंगे जी फटाफट से, भैया टी शर्ट बढ़िया लग रही है बहुत, नाम लिख लो बच्चे का कॉपी में, नोट कर लो, क्या नाम है भाई का बताओ मुझे। और तारीफ करने वाले लोगों के लिए नाम लिखा करो तुम, ठीक है ना। बबीता से बोलो, ये भी लिखेंगे। बोलो जी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु या फिर आपका महाराष्ट्र में, तो कहाँ पर है ये? हरियाणा में, हरियाणा में। तो भैया यहाँ पर हरियाणा जो पहला स्थान पाया वो आपका 34 गोल्ड में, और आपका 34 गोल्ड आए हरियाणा के। कितने? तमिलनाडु रहा है सेकंड पर 23 गोल्ड के साथ में, 23 गोल्ड के साथ में। और यूपी रहा है आपका 23 गोल्ड के साथ में, 23 गोल्ड के साथ में थर्ड पर। तो आप कहोगे तमिलनाडु के आपका नहीं, तमिलनाडु के 28 गोल्ड थे, तमिलनाडु के 28 गोल्ड, ठीक है। तमिलनाडु के, यूपी के थे 23 गोल्ड और तमिलनाडु के थे आपका 28 गोल्ड, ये सेकंड पे आया। अच्छा, खेलो इंडिया पैरा गेम्स की अगर हम बात करें साथी, कहाँ पर इनका आयोजन हुआ था बताओ? रिसेंट में हुआ, तो पूछे जाने के चांसेस बहुत। आयोजन इनका दिल्ली में हुआ। कहाँ पर? दिल्ली में। मैस्कॉट क्या था इनका बताना, मैस्कॉट क्या था इसमें? शुभंकर क्या था? मैस्कॉट क्या था? तो यहाँ पर मैस्कॉट बनाया गया उज्ज्वला को। किसको? उज्ज्वला को। उज्ज्वला कौन है? एक गोरैया जो चिड़िया है, जिसका साथी अब देखने को नहीं मिलती, पहले गाँव में आती थी बहुत सारी। और इसमें टैगलाइन क्या बनाई गई है? टैगलाइन बनाई गई है इसमें बाइलिंगुअल। इसमें टैगलाइन थी आपका हौसले की उड़ान। क्या? हौसले की उड़ान। और चैंपियंस बियॉन्ड लिमिट, चैंपियंस, चैंपियंस बियॉन्ड, बियॉन्ड लिमिट, चैंपियंस बियॉन्ड लिमिट, चैंपियंस बियॉन्ड लिमिट। और यू आर द चैंपियन 2। आयोजन हम आपको बता चुके, संस्करण ये दूसरा था, ठीक है। एक हाँ, अभी खेलो इंडिया शीतकालीन खेल हुए, खेलो इंडिया, खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स, खेलो इंडिया जो शीतकालीन गेम्स हुए साथी आपका, गेम्स 2025 में, क्या बोलोगे? 2025 में 2 चरणों में वो हुए आपका। पहले तो हुए लेह लद्दाख में, लेह लद्दाख में हुए पहले, और दूसरे हुए आपका जम्मू और कश्मीर में। तो पहले तो चले 23 से 27 जनवरी, ठीक है, 23 से 27 जनवरी 2025 में। और फिर इसके बाद जम्मू कश्मीर में दूसरा चरण हुआ था 9 मार्च से लेकर के 9 मार्च से 12 मार्च तक, 9 मार्च से 12 मार्च तक दूसरा चरण हुआ था, ठीक है। जिसमें प्रथम रैंक किसकी आई थी? खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स में प्रथम रैंक रही थी सेना की। किसकी रही थी? प्रथम रैंक रही थी सेना की, सेना की। शायद 6 या 7 गोल्ड थे इनके, ठीक है। प्रथम जो रैंक रही थी वो किसकी रही थी? सेना की रही थी। किस संगठन द्वारा, आज तुम एक काम करोगे, इसके लिए होमवर्क लिखो अपना, 3 दिन में 1 दिन टाइम बनाओगे, और जितने भी भारत में खेलो इंडिया गेम्स के जो भी पार्ट होते हैं, खेलो इंडिया भाई यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं आपका, ठीक है, यूथ गेम्स होते हैं, तो खेलो इंडिया गेम्स के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानोगे। कौन सा सेशन कब शुरू हुआ, पहली बार कहाँ हुआ, अभी रिसेंट में कौन कौन से हुए हैं, ओके बोलेंगे जी। बोलो एक बार। किस संगठन द्वारा राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया है? किस संगठन द्वारा? कहाँ पर? बीएसएफ के द्वारा। राजस्थान में शुरू हुआ है। कहाँ पर शुरू हुआ है? राजस्थान में। हर बार शुरू करते हैं दोस्त, इसको हर बार शुरू करते हैं, ठीक है। जनवरी माह में 2021 में पहली बार हुआ था। ये कब हुआ था? 2021 से शुरू हुआ था, 2021 से शुरू हुआ था। हर बार होता है राजस्थान में, ठीक है, हर बार होता है। म्यांमार में भूकंप आ गया था, अभी बताओ कौन सा ऑपरेशन चला? म्यांमार में जो साथी आपका अभी भूकंप आ गया। भूकंप जानते हो? भूकंप, मुझे बताओ भूकंप को किस में मापते हैं? आपका क्या होता है भूकंप को नापने के लिए? कौन सा आपका जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? तो आप कहेंगे उसके अध्ययन के लिए तो सीस्मोग्राफ होता है।
सीस्मोग्राफ होता है, और नापने के लिए फिर आपका सीस्मोमीटर होता है। क्या होता है? सीस्मोमीटर होता है, या फिर एक स्केल होता है रिएक्टर स्केल, उसमें उसको माप सकते हैं। ठीक है, माप सकते हैं। तो यहाँ पर जो भूकंप आया, उस भूकंप के लिए यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन चला था? यहाँ पे ऑपरेशन चला था ब्रह्मा। ब्रह्मा किसके द्वारा चला गया था? भारत सरकार द्वारा, भारत द्वारा। ठीक है, क्योंकि अभी चला 2025 में। कब चला? 2025 में चला है। ऑपरेशन इंद्रावती बताना किस बात के लिए था? ऑपरेशन इंद्रावती, ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था दोस्त आपका कहाँ के लिए? हैती देश में जब चक्रवात आया था, हैती में जब साइक्लोन आ गया था, तो हैती चक्रवात के दौरान भारत द्वारा। अब मैं आपसे पूछूं, ऑपरेशन अजय क्यों चलाया गया था साथी? ऑपरेशन अजय, तो ये जो इजराइल हमास युद्ध था, वहाँ में जो भारतीय फंसे हुए थे, इजराइल हमास जो साथी वॉर था, उससे भारतीयों की वापसी कैसे हो, वहाँ पर जो भारतीय फंसे हुए थे, तो भारतीयों की वापसी कैसे हो। ऑपरेशन कावेरी कैसे हुआ था बताना? ऑपरेशन कावेरी कैसे हुआ था? ऑपरेशन कावेरी, तो ऑपरेशन कावेरी आप कहोगे सूडान गृह युद्ध की वजह से। किसकी वजह से? सूडान गृह युद्ध की वजह से हुआ था। ठीक है, और ऑपरेशन गंगा आप बताओ। ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा आप सबको बताना है, ऑपरेशन गंगा क्यों हुआ था? ये आप सबके लिए आज होमवर्क का क्वेश्चन है। जो भी मैं होमवर्क दिया करूँ ना आपको, बीच में 2 3 4, उनको जरूर देख के और टाइम टू टाइम लिखा करो कि ऑपरेशन गंगा क्यों हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर पर आप सब लोगों की संक्षिप्त टिप्पणी क्या है, उसको आपको कम से कम साथी 10 से 20 शब्दों में, अपने शब्दों में लिखने का व्यक्त करना है। चाहे जैसे भी टूटे फूटे शब्द आपके हों, या बहुत जांबाज या बहुत बहादुरी भरे शब्द आपके हों, जरूर लिखना है। और इसके बाद में हम देखना चाहेंगे कि आपके शब्द मतलब आप कहना क्या चाहते हैं, या कितनी समझ आप रखते हैं। उम्मीद करेंगे आप अच्छे शब्द रखेंगे, देश भावना के शब्द रखेंगे। ठीक है, बोले जी। ओके, तो कब मिलेंगे हम लोग? अब लिख के जाएं एक बार, मंडे में। बहुत बढ़िया, और आप चैलेंजिंग बनिए सब लोगों के लिए, अपने खुद के लिए भी। आपको साथी मैं आप भी दोपहर भी समझा रहा था कि जितने भी आपको लगता है ना, जितनी चीज़ें टॉक्सिसिटी की हैं, या आपको लग रहा है कि यार मेरे अंदर ये कमियां हैं, ये चीज़ें टॉक्सिक है मेरे लिए, ये मुझे सुधारनी चाहिए, उनको हर रोज़ थोड़ा थोड़ा आप सुधारते चलें, मेहनत करते चलें। थ्योरी के अपने नोट्स जो हैं साथी उनको पढ़ते चलें, और सभी विषयों को बराबर एक वेटेज में, आप जौन सा भी एग्जाम देने जा रहे हैं, जिस भी एक परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक इक्वल वेटेज के साथ में तैयारी करो। अपने आवर्स को, अपना टाइम टेबल आप खुद बनाओ, और बड़ा टाइम टेबल मत बनाओ, 2 3 4 दिन का टाइम टेबल बनाया करो बस, फिर उसको चेंज कर दिया करो। सेम मोड में मत रहो कभी, उसके टाइम को बदलो उसको, क्योंकि फिक्स टाइम पे रहोगे तो उस टाइम पे फिर बेचैनी रहेगी अगर उस दिन उस चीज़ को नहीं कर पाए तो। ऐसा नहीं है कि एकदम से रिजिड सा बनाना है, थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाओ कि ठीक है ना, अभी नहीं तो थोड़ा सा बाद में करना, सेम डे ही है, आगे पीछे थोड़ा बहुत हो जाए। ठीक है, बाकी मेहनत करिए और अपने जो व्यक्तित्व है उसको ऊंचा उठाते रहिए, और कहते रहिए कि अपना ओहदा गिरा नहीं सकते, और तेरे तेरे गिराए हुए सिक्के उठा नहीं सकते। अपना ओहदा गिरा नहीं सकते, और तेरे गिराए हुए सिक्के उठा नहीं सकते। आप बस मुझसे जीत सकते हैं, लेकिन आप मुझको हरा नहीं सकते। तो ख्याल रखिए, नमस्ते, टेक केयर, मिलते हैं सोमवार को। और सोमवार 3 बजे आप तैयार रहेंगे। उन साथियों को मैं ये मैसेज दे रहा हूँ कि जो पीछे चल रहे होंगे और अभी हमको ज्वाइन कर लेंगे, मिलते हैं 3 को एक बढ़िया सी क्लास के साथ में। थैंक यू।